दोस्तों नमस्कार। बतकही श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर आनंद कुमार। आनंद कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे हैं और वो एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जो अपनी सक्रिय उपस्थिति सिर्फ अकादमिक लेखन में ही नहीं, अकादमिक जगत में नहीं, बल्कि समाज को लेकर चलने वाले विभिन्न तरह के आंदोलनों में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वो एक ऐसे चिंतक भी हैं जो अपने समय के सवालों को लेकर न केवल लिखते हैं, बोलते हैं, बल्कि आंदोलन की अगुवाई भी करते हैं। पिछले दिनों वाराणसी में सर्व सेवा संघ के खिलाफ जिस तरह का कृत्य उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, उसके खिलाफ उन्होंने लंबा आंदोलन चलाया, देश भर के लोगों को एकजुट किया और इसे विरासत बचाने की लड़ाई के रूप में देखा और समझा। आनंद कुमार की वैचारिक यात्रा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हमें दिखाई पड़ती है। आनंद कुमार का जुड़ाव समाजवादी विचारधारा के साथ है। उनके परिवार की 3 पीढ़ियां राजनीति में सक्रिय रही। उनके घर में राममोहन लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, ऐसे न जाने कितने उस समय के समाजवादी जो नेता थे, विचारक थे, उनका आना जाना था। परिणाम ये हुआ कि आनंद कुमार भी उसी विचारधारा के संपर्क में आए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़कर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। छात्र संघ का चुनाव लड़ा वहां से और इसके बाद कुछ मुद्दों पर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ टकराव हुआ। परिणाम ये हुआ कि उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। हम सब जानते हैं कि विश्वविद्यालय से निष्कासन किस तरह से किया जाता है। आमतौर से हिंदुस्तान के जो विश्वविद्यालय हैं उनका चरित्र सत्ता सापेक्ष रहता है। ऐसे कम मौके आते हैं जब वह इससे इतर अपना एक प्रगतिशील चरित्र सामने रख पाए। इसके बाद आनंद कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आते हैं, जहां पर वो समाजवादी विचारधारा के साथ अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराते हैं। फ्री थिंकर्स संगठन बनाते हैं और उसके माध्यम से चुनाव लड़ते हैं और एक बार वह वामपंथ का गढ़ रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजवादी विचारधारा की एक मुकम्मल उपस्थिति अध्यक्ष पद पर विजय हासिल करके दर्ज कराते हैं। इसके बाद वह शिकागो विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए जाते हैं और ये वो समय है जब हिंदुस्तान में आपातकाल लगा हुआ है। आनंद कुमार इस बात की ना परवाह करते हुए शिकागो विश्वविद्यालय में आपातकाल के खिलाफ एक प्रतिरोध दर्ज कराते हैं। अलग अलग संस्थानों में व्याख्यान देते हैं। परिणाम ये होता है कि उनकी फेलोशिप रोक दी जाती है। ऐसे में जीवन कैसा रहा होगा आप सहज अनुमान कर सकते हैं। आनंद कुमार की जो वैचारिक यात्रा है उसमें एक समय हम देखते हैं कि समाजवादी विचारधारा से इतर कुछ और विचारों के साथ उनकी सहमति बनती है। अन्ना हजारे आंदोलन जब दिल्ली में शुरू हुआ तो उसमें सक्रिय उपस्थिति आनंद कुमार जी की थी। इसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी उसमें भी वो सक्रिय दिखाई पड़े, लेकिन कुछ एक मुद्दों पर उनकी असहमति हुई संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के साथ, तो वो पार्टी से अलग हो गए। एक समय वह योगेंद्र यादव जी के साथ भी जुड़े रहे, लेकिन अभी हाल के दिनों में आनंद कुमार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कई सारे संगठन बना करके वो काम कर रहे हैं। इस पूरी यात्रा को हम आनंद कुमार जी से समझना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जो आपकी यात्रा शुरू हुई, आज उम्र के इस पड़ाव पर जब आप देखते हैं पलट करके, तो क्या चीजें आपको याद आती हैं? ये बहुत आकर्षक निमंत्रण आपका है कि हमारे जैसे एक नागरिक को अपनी जीवन की स्मृतियों को कुछ मित्रों के साथ साझा करने का अवसर बने। जो सबसे शुरुआती जीवन किसी का होता है वो बचपन का होता है। मेरा जन्म वाराणसी के काशी विद्यापीठ परिसर में हुआ 1950 में,
और 1950 से 1960 का दशक जो हमारे जीवन के शुरू के 10 बरस थे, वो राष्ट्रीय राजनीति में बहुत उथल पुथल के थे। 3-4 बरस की उम्र से स्मृतियाँ स्पष्ट होने लगी। मेरा घर 2 कारणों से अत्यंत सक्रिय स्थान था। एक तो काशी विद्यापीठ का जो पूरा माहौल था, उसमें मेरे घर में 4 पीढ़ियाँ एक साथ थीं। मेरी परदादी, दादी, माँ और बहनें। और मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, काशी विद्यापीठ के संस्थापकों में से थे। और चूंकि 4 पीढ़ियाँ एक साथ, अकेला परिवार था, तो अतिथि सत्कार हमारे जिम्मे आता था। काशी विद्यापीठ राष्ट्रीय आंदोलन की धुरी थी। 1921 में असहयोग आंदोलन से निकले हुए विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए शिक्षण के काम को आगे बढ़ाने के लिए गांधी जी ने इसको शिव प्रसाद गुप्त जी की मदद से स्थापित कराया था। वहाँ के शिक्षकों की परंपरा का आरंभ बाबू भगवान दास के नेतृत्व में हुआ, जो दार्शनिक भी थे, समाज वैज्ञानिक भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, भारत रत्न भी थे। उसके दूसरे बड़े शिक्षकों की टोली में आचार्य नरेंद्र देव, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री, आचार्य बीरबल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, श्री श्री प्रकाश जैसे लोग थे। और हमारे दादाजी विश्वनाथ जी उसके सचिव थे। 1921 में जो वो जुड़े काशी विद्यापीठ से, तो फिर अंतिम सांस तक वो काशी विद्यापीठ के ही होकर के रह गए। लेकिन वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े थे। उसके संस्थापक नायक डॉक्टर संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव और उसके महामंत्री जयप्रकाश नारायण, और विचार विमर्श का लंबा सिलसिला, अक्सर लोगों का जमावड़ा। तो मुझे जहाँ तक याद है, शुरुआती दिनों में हमारे घर में, हमारा जो घर की बैठक थी, वो एक तरह का कॉफ़ी हाउस था। क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव जी कॉफ़ी पीते थे, तो उनका नाम कॉफ़ी वाले बाबा था। जयप्रकाश जी उनसे उम्र में छोटे थे, लेकिन गंभीरता के कारण वो भी जयप्रकाश बाबा। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस पर एतराज़ किया कि मुझे बाबा मत कहना, मैं इतना बूढ़ा नहीं हो गया हूँ। तो हम लोग उनको ताऊ जी कहते थे। और उसके अलावा किसान नेता राजनारायण जी, युवा नेता रामधन, हमारे अपने मामा जो 6 साल की कड़ी कैद काट के निकले थे, क्योंकि उनका संबंध उग्रवादियों से था, तो रामायण राय जी, और ऐसे अनेकों लोग। शुरुआती स्मृतियाँ तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो समाजवादी पक्ष था, उसके नायकों और कार्यकर्ताओं के बीच का बचपन, और उन लोगों का स्नेह, उन लोगों का संरक्षण, और उन लोगों की बातों को सुन करके जो संस्कार हासिल हुआ, वो एक तरह से प्रतिरोध का समाज, नए समाज के लिए आंदोलन। उसी समय जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण याद है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में हरिजनों का प्रवेश आज़ादी के 9 साल बाद भी निषिद्ध था। 1956 में हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन हुआ। इसमें नेतृत्व तो राजनारायण जी का था, लेकिन हमारे दोनों चाचा कृष्णनाथ और रंगनाथ भी गिरफ्तार हुए। और होली, दिवाली का त्यौहार उन लोगों का जेल में मना, और हम लोग भी दिवाली की मिठाई लेके उनसे मिलने जेल में गए, और वो मेरा जेल का पहला परिचय हुआ। इसी तरह से 1957 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाराणसी के बगल के चंदौली संसदीय क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हुए। उनके चुनाव संचालन का प्रधान कार्यालय मेरा निवास था, और एक दिन तो मैं ही 7 बरस की उम्र के बावजूद ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी में बैठ के चुनाव के दौरे में गया। इस तरह की रोमांचक यादों से भरा बचपन था। और फिर वहीं बगल में सरकारी विद्यालय था, तो सिद्धांत और परिवारों के बच्चे तो अगल बगल के नर्सरी विद्यालय और जाने किन किन विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजे गए। मुझे जो आम लोगों का सरकारी पाठशाला थी, उसमें पढ़ने के लिए भेजा गया, और उसमें ज़्यादातर मेरे परिवार के बच्चों के अलावा मैं, मेरी बहन, मेरे भाई वहीं शुरू में पढ़ने गए। बाकी सब बच्चे अगल बगल की बस्तियों के रिक्शे वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले, उनके बच्चे थे। तो उनका जो सहज व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तित्व में जो एक मित्र भाव था, उनकी पढ़ने में जो हमसे ज़्यादातर की लिखाई अच्छी थी, पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन ज़्यादातर बच्चे दर्जा 5 के बाद आगे पढ़ नहीं पाए। समाज की जो निर्धनता थी, विषमता थी, उसका भी इस विद्यालय के अनुभव से हमें एहसास हुआ। एक समय ऐसा आया था कि जब आपने
अंग्रेजी पढ़ने से मना किया वो क्या प्रसंग था? हाँ, वो भी हुआ कि तब की पढ़ाई तो शुरू की, कक्षा 5 तक तो हिंदी माध्यम में थी, 5 के बाद आगे पढ़ना था। मेरा पारिवारिक संस्थान मालवीय जी और एनी बेसेंट का बनाया हुआ सेंट्रल हिंदू स्कूल था। वहीं हमारे ताऊ जी, पिताजी, चाचा लोग पढ़ने गए, तो मुझे भी वहीं पढ़ने जाना था। लेकिन वहाँ की एक समस्या ये थी कि कक्षा 6 से अंग्रेजी की पढ़ाई, अंग्रेजी का माध्यम तो नहीं था लेकिन अंग्रेजी का एक पर्चा था। तो मैंने अपने दादाजी से कहा कि मुझे तो वहाँ नहीं पढ़ना, क्योंकि उसी समय अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का एक पहला प्रयास समाजवादियों ने किया था और उसमें हमारे चाचा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नेतृत्व, और उनको भी सत्याग्रह किया, सजा हुई। तो हमने कहा मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि वहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो हमारे दादाजी ने डांटा नहीं, पीटा तो बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे चाचा जी जो तुरंत अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की जेल की सज़ा काट के कृष्णनाथ जी आए थे, भाई ये तुम लोगों का आंदोलन है, तुम इसको समझाओ कि तुम्हारे आंदोलन का लक्ष्य अंग्रेजी पढ़ने पर कोई रोक नहीं है, अंग्रेजी के सार्वजनिक महत्व को कम करने का है। और अगर तुम नहीं समझा पाओगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम लोगों के आंदोलन की वजह से घर का लड़का पढ़ना ही नहीं चाहता। फिर हमारी और कृष्णनाथ जी की वार्ता हुई, उन्होंने हमको समझाया कि न सिर्फ डॉक्टर लोहिया जो जर्मनी से पढ़ के आए थे, जर्मन भाषा में उन्होंने अपनी पीएचडी की थी, बल्कि महात्मा गांधी स्वयं जो अंग्रेजी के खिलाफ थे लेकिन उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की थी। और उस समय के जो अन्य विद्वान थे जिनको हम लोग अपना नायक मानते थे, आचार्य नरेंद्र देव जी, डॉक्टर संपूर्णानंद, जयप्रकाश नारायण, श्री प्रकाश, ये सब अति उच्च कोटि के विद्यार्थी थे। तो उस तर्क ने मेरे बाल मन पर प्रभाव डाला कि अंग्रेजी से डरना नहीं है, अंग्रेजी का कोई घमंड नहीं करना है, लेकिन एक भाषा के रूप में, जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी भी एक भाषा के तौर पर पढ़ना। फिर मेरी बात कुछ समझ में आई और फिर मैंने अपना प्रतिरोध रोका। लेकिन नाम जो था मेरा, सरकारी स्कूल का जो दर्जा 5 का प्रमाण पत्र था उसमें जाति सूचक नाम भी था। उसी समय जाति तोड़ो सम्मेलन भी हुआ था समाजवादियों का, और उसमें एक प्रस्ताव ये भी पास किया गया था कि जाति का जो संबंध है वो नाम से भी है, और नाम के आखिर में हर एक का जाति सूचक, जिसको हम कहते हैं सरनेम होता है, उसको हटा देना चाहिए। तो मेरा एक सरनेम था जो पारिवारिक था, हमारे दादाजी का था, पिताजी का था। मैंने अपना स्कूली फार्म भरते समय वो हटा दिया। तो हमारे दादाजी ने जब हमारी स्कूल की पहली छमाही रिपोर्ट देखी तो नंबर तो अच्छे थे कि नाम मेरा बिना सरनेम के था। तो उन्होंने पूछा, लगता है तुम्हारा ये परीक्षा परिणाम अधूरा है, इसमें कोई त्रुटि हो गई है। इसमें क्या त्रुटि हो गई? तुम्हारा नाम पूरा नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि नाम तो पूरा ही है, आनंद कुमार। कहा नहीं, इसमें तुम्हारा सरनेम कहाँ है? उन्होंने कहा वो मैंने हटा दिया। फिर पंचायत हुई और हमारे चाचा लोग जो जाति तोड़ो आंदोलन के नेता थे, उन्हीं को हमारे दादाजी ने जिम्मा दिया कि ये सरनेम नहीं लिखना चाहता है, अब इसको समझाओ। इस बार हमारी वार्ता विफल हो गई, क्योंकि मैंने कहा कि ये तो आप ही लोगों का प्रस्ताव है कि जाति विहीन समाज बनाना है, यही समाजवादी समाज का आदर्श है, तो अपना अपना सरनेम हटा दो। तो हमने इसीलिए हटा दिया। इस तर्क को हमारे दोनों चाचा लोग नहीं काट पाए, तो फिर समझौता यही हुआ कि ठीक है, लड़के की इच्छा है तो इसी नाम को चलने दो, और फिर वही नाम हमारा बाकी जीवन मेरी पहचान बन गया। जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आते हैं तो वहाँ भी आपने एक प्रयास किया था और वो सफल भी हुए थे उसमें कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू नाम हटा दिया जाए और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से जैसे मुस्लिम नाम ये शब्द हटा दिया गया वहाँ से। तो इसकी प्रक्रिया भी हुई थी, लोगों ने इसको लेकर जबरदस्त विरोध आंदोलन हुआ। क्या हुआ था ये? असल में उस समय 66-67 का ये समय था और पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था 65 में, और सारे देश में एक तरह से दंगों की चिंगारी फैल गई थी। तो देश भर में अभी विभाजन की यादें तो थी ही ताज़ा, और लोगों को लगा कि हमने कोई सबक नहीं सीखा, ऐसे हम एक तरह के खतरनाक लोग हैं कि बार बार एक ही भूल करने को अभिशप्त है। तो ये हुआ कि नई पीढ़ी को सांप्रदायिकता के परिवेश से बाहर निकालने के लिए शिक्षण संस्थाओं को जाति सूचक और संप्रदाय सूचक नामों से नहीं होना चाहिए, और अगर वो रखना चाहें तो फिर उनको सरकारी मदद नहीं मिलनी चाहिए। उस समय ज़्यादातर स्कूल कॉलेज जाति सूचक थे,
क्षत्रिय कॉलेज, ब्राह्मण कॉलेज, कायस्थ पाठशाला, और जो उस समय के दो बड़े विश्वविद्यालय उत्तर भारत के थे, काशी और अलीगढ़ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय नाम मालवीय जी के विश्वविद्यालय का, और सर सैयद अहमद के विश्वविद्यालय का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय सरकार ने ये प्रस्ताव रखा और शिक्षा मंत्री श्री मोहम्मद करीम छागला थे कि हम सांप्रदायिकता के परिवेश से विश्वविद्यालयों को, शिक्षा केंद्रों को मुक्त रखें। तो जाति सूचक नामों को तो बदलने में कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने इस पर कोई चिंता नहीं प्रकट की, कहा जितने हैं उनका शिविर करो। अगले 2 दिन मुश्किल से 1 दर्जन नौजवान फिर शिविर में रहे। ये अलग बात है कि उसी में से फिर बाद के कई नायक जो शिविर में प्रशिक्षित हुए, बनारस से विधायक हुए, विद्यार्थी राजनीति में आगे बढ़े, और आज उनमें से कुछ लोग कई राष्ट्रीय दलों के नायक नायिका हैं। तो डॉक्टर लोहिया का वो जो प्रोत्साहन था वो मेरे लिए जीवन भर एक जबरदस्त प्रेरणा का कारण बना, जिसमें भीड़ की तलाश नहीं थी, अच्छे आदर्शवादी लोगों को खोजने की ज़रूरत थी, और वही हमारे BHU में यानी काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जीवन की पूंजी बनी। डॉक्टर लोहिया तो गुजर गए, उसके बाद अक्टूबर में निधन हो गया, मई में आए थे। लेकिन उन्होंने जो उस समय बातें कही, उसमें एक बड़ी बात यही कही कि नौजवानों को लगाम का काम करना चाहिए, कम उम्र में कुर्सी की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और वो हमारे लिए एक मूल मंत्र बना। और फिर कुछ ही दिनों बाद 68 में भाषा का सवाल उठा, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हमारी पीढ़ी की बहुत ज़बरदस्त श्रद्धांजलि थी। उस आंदोलन ने सरकार को झुकाया, उस आंदोलन ने उत्तर भारत और पश्चिम भारत में एक नई तरह की ऊर्जा पैदा की, और एक पूरी पीढ़ी राजनीति में भी आई, समाजवाद की भी वाहक बनी, और आजीवन हम लोग देशी भाषाओं के पूजक बने। तो डॉक्टर लोहिया का वो जो हमारे शिविर के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करना, और पूरे मन से डॉक्टर साहब 2 घंटे करीब रहे, 1.5 घंटे बोले। एक छोटा सवाल हमने पूछा कि अभी तक तो सरकार थी नहीं, तो सरकार बन गई, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। उसके उत्तर में उन्होंने करीब आधा घंटे का उत्तर दिया, जिसमें कहा कि जब सरकार बन जाए तो युवा शक्ति को रचनात्मक कामों में लगना चाहिए। उस समय अकाल का और अभाव का दौर था, दुर्भिक्ष का काल था। उन्होंने कहा कि तुम नौजवानों को अपनी ताकत सिंचाई सेना के रूप में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लगाना चाहिए। और ये चुनौती उनको दी थी मोरारजी देसाई ने कि आप नौजवानों को खाली गुमराह करते हैं, आप नौजवानों को रचनात्मक काम में गांधी जी की तरह लगा के दिखाइए, तब हम मानेंगे। और लोहिया ने ये चुनौती स्वीकार भी की थी। एक सिंचाई की योजना बनी थी मिर्ज़ापुर के लिए, लेकिन फिर उनके निधन के बाद जैसे उनके और सपनों का हुआ, कोई उसका रखवाली करने वाला नहीं रहा। लेकिन कसक एक बराबर बनी रही कि लोहिया चाहते थे कि सत्ता के दौर में आप रचना करिए और संघर्ष के दौर में आप प्रतिरोध करिए। और वही फिर बाद में हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक सूत्र बना, जब गैर कांग्रेसी सरकार चल रही थी और छात्र संघों पर चौधरी चरण सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में बैन लगा दिया गया, सारे उत्तर प्रदेश के छात्र संघ स्थगित कर दिए गए। तो उस समय बनारस का विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते अछूता था। मैं उस समय छात्र संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष था, और हम ही ने फिर पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक शरण स्थली बनाई। हम लोग गिरफ्तार भी हुए उस समय, उसी गिरफ्तारी में हमारे लिए ये दूसरी गिरफ्तारी थी। ये एक तरह का सच सामने आया कि विज्ञान की बजाय समाज विज्ञान पढ़ना ज़्यादा प्रासंगिक होगा। वैज्ञानिक नियमों को हम समझ लें, ये ज़रूरी है, लेकिन प्रकृति से ज़्यादा संस्कृति के सुधार की ज़रूरत है। और फिर मैंने उस पढ़ाई को पूरा करके किसी तरह से BSc की समाजशास्त्र पढ़ने का निर्णय लिया। तो जैसा आपने सवाल उठाया, बनारस का जो समय था वो उस समय विप्लव का समय था, आंदोलन का समय था। वही 68, 69, 70 में चारों तरफ नए नए प्रयोग हो रहे थे। मार्क्सवादियों में नक्सलवाद आ गया था, समाजवादियों में से कई लोग चुनाव जीत करके सत्ता चला करके मोह भंग की स्थिति में थे, और कांग्रेस में भी भयंकर गुटबाजी चल रही थी। कांग्रेस टूट गई 1969 में, इंदिरा कांग्रेस और मोरारजी कांग्रेस। तो चारों तरफ परिवर्तन एक संभावना की तरह से दिखाई पड़ रहा था, और उसमें युवाओं की खास भूमिका थी, खास वजन था। और उसी समय हम लोगों ने बनारस के आसपास के तमाम पूर्वांचल के जिलों में छात्र संघों का भी निर्माण किया। कॉलेज में तो बनवाया ही, इंटर कॉलेज में भी बनवाया, और उसमें से जो लोग निकले
वो आगे के समय में राष्ट्रीय राजनीति में और प्रादेशिक राजनीति में नायक और नायिका के काम में लगे। लड़कियां कम थीं, लेकिन हमारे परिवार की हमारी 3 बहनें, तीनों ने छात्र राजनीति में योगदान किया और उनकी सहेलियों ने भी योगदान किया। और ये सब डॉक्टर लोहिया की प्रेरणा से हुआ कि बिना औरतों के, बिना महिलाओं के योगदान के कोई भी बदलाव पूरा नहीं हो। लेकिन काम बहुत कठिन था। लड़कियों का राजनीति में आना, दलितों का राजनीति में आना, मुसलमानों का राजनीति में आना, लेकिन रास्ता तो बन ही गया। आपने पहली बार जब ये काला झंडा दिखाया था तो शायद इंदिरा गांधी जी को दिखाया था, क्या हुआ था उस समय? इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी और उस समय वो प्रगतिशील कार्यक्रमों की नायिका भी थी। बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स खत्म करना और भी कई नियम उन्होंने जो समाजवादियों, वामपंथियों की मांगे थी, स्वीकार किया। लेकिन रोजगार और शिक्षा परिवर्तन के सवाल पर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो उस समय काशी विद्यापीठ, जहाँ हमारा लालन पालन हुआ था, जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, उसके समावर्तन समारोह में उनको बुलाया गया। श्री प्रकाश जी उस समय कुलाधिपति थे। छात्र संघ का अध्यक्ष हमारे संगठन समाजवादी युवजन सभा का एक नौजवान नेता था और हम लोगों ने कहा कि इंदिरा जी को हम उनकी रोजगार नीति के विरोध में काला झंडा दिखाएंगे। अब ये बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया। काला झंडा साइमन कमीशन को दिखाया गया था, काला झंडा अंग्रेजी राज में दिखाया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद भारत, स्वतंत्र भारत की प्रधानमंत्री काला झंडा देंगे, वो भी जवाहरलाल की बेटी, वो भी काशी विद्यापीठ में, जिसकी स्थापना में इंदिरा जी के दादा मोतीलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल जी उसकी कार्य समिति के सदस्य थे। लेकिन हमारा अधिकार है ये तो श्री प्रकाश जी भी मानते। तो समझौता ये हुआ कि परिसर में जब तक इंदिरा जी रहेंगी कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलेंगे हम जो चाहे सो नारा लगाएं, जैसे चाहे। तो इंदिरा जी आई, उन्होंने भाषण दिया, तब तक सब शांति रही। जैसे ही वो गेट से बाहर निकली, हम कोई 40-50 नौजवान होंगे काला झंडा लेके उनकी गाड़ी के आगे आके, इंदिरा जी ने भी मुस्कुराते हुए, मन में तो उनके गुस्सा रहा होगा, लेकिन मुस्कुराते हुए हम लोगों पर फूल फेंका, नारा सुना और हाथ हिलाया और फिर गाड़ी उनकी आगे बढ़ गई और फिर पुलिस ने हम लोगों को पकड़ लिया। लेकिन थोड़ी ही देर में, उनके जाने के घंटे सवा घंटे बाद हम लोगों को छोड़ भी दिया गया। लेकिन उसके बाद का एक समय आया जब विज्ञान कांग्रेस हो रही थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और उस विश्वविद्यालय के विज्ञान कांग्रेस में जो दुनिया भर के वैज्ञानिक आते हैं साल में एक बार, नियम है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करता है या करती है। इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी। उस समय भी तय किया गया कि हमारा बड़ा दमन हुआ, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में बड़ी पिटाई हुई, जेल किया गया, मुकदमे चल रहे हैं, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे सरकार की भाषा नीति का। और ये तय हुआ उनको काला झंडा दिखाया जाएगा। सारी व्यवस्था पुलिस को सौंप दी गई। लेकिन फिर भी जैसे इंदिरा जी खड़ी हुई बोलने के लिए, 3-4 कोनों से नौजवानों ने काला झंडा दिखाया। उसमें से एक नौजवान नेता समाजवादी युवजन सभा के थे, एक यूथ कांग्रेस के भी थे, और उन्होंने भी इस गर्व के साथ काला झंडा दिखाया कि विद्यार्थी एकता जिंदाबाद। और हम लोग शहर भर में गिरफ्तार किए गए। तो ये जो समय था बहुत रोमांचक था, विरोध का था, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा इतनी थी कि हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया गया, हमारी थानों में बंद करके पिटाई नहीं की गई। और जो सहज प्रतिरोध के लिए सजा होती है, लंबी हवालात की बंदी, जेल में कई महीने या कई हफ्ते मुकदमों में रखना, तारीखें पढ़वाना, लेकिन उसके बाद फिर जब अवधि पूरी हो गई तो वापस हम विश्वविद्यालय, हमको विश्वविद्यालय से निकाला नहीं गया। ये एक समय था जब हम लोकतंत्र की परीक्षा हो रही थी, और ये कहना वो अनुचित नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का उस समय का चरित्र लोकतंत्र विरोधी नहीं था और विरोधी दलों का भी आचरण लोकतंत्र विरोधी नहीं था। दोनों तरफ से लक्ष्मण रेखाएं थी जिनको न पार करना हमारी जिम्मेदारी थी। सर, उस समय बनारस में समाजवादियों और वामपंथियों में भी टकराव चलता था। काशीनाथ जी ने अपने संस्मरणों में नामवर जी के चुनाव के विषय में लिखा है कि जब वो चुनाव में खड़े हुए थे तो चंदौली के लोकसभा चुनाव में, तब पहले लोहिया जी ने कैंडिडेट ना उतारने की बात कही थी, लेकिन बाद में वहां से एक प्रत्याशी उतार दिया था उन्होंने मैदान में। काशीनाथ जी के बड़े भाई प्रोफेसर नामवर सिंह जी उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के फुल टाइमर थे, और 1957 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वहाँ से चुनाव लड़े थे और कुछ वोटों से पराजित हुए थे। फिर जिन्होंने विजय हासिल की थी, त्रिभुवन नारायण सिंह जी, उनको जवाहरलाल जी ने योजना आयोग का सदस्य बना लिया, तो जगह फिर खाली हो गई।
उपचुनाव हुआ, कायदे से वहाँ पर चूंकि नंबर 2 पर लोहिया जी उम्मीदवार खुद थे और उनकी पार्टी के उम्मीदवार को दूसरा स्थान में था, उन्हीं को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको उतारा। समाजवादी पार्टी से उस समय वहाँ के क्षेत्रीय नेता और सन 42 के विद्यार्थी हीरो प्रभु नारायण जी को उम्मीदवार बनाया गया। प्रभु नारायण जी भारी मतों से जीते, लेकिन जैसा होता है छोटे भाई होने के नाते काशीनाथ जी ने अपनी यादों में प्रोफेसर नामवर सिंह जी के हार का ठीकरा कम्युनिस्ट पार्टी के सिर न फोड़ करके या कांग्रेस को जिम्मेदार न बता करके समाजवादियों को बताया। आपने ठीक कहा कि समाजवादियों और कम्युनिस्ट मित्रों में बाद में 1966-67 में निकटता आई गैर कांग्रेसवाद सूत्र के जरिए। 1967 के चुनाव में समाजवादियों ने सीपीएम के सत्यनारायण सिंह जी को लोकसभा के लिए और रुस्तम सटीन जी को विधानसभा के लिए मदद की, और उसके बदले में देहाती सीटों पर समाजवादियों को कम्युनिस्टों की मदद मिली। लेकिन 58-59 तक अभी दूरियां बहुत थीं, सख्त थीं और एकता का तो सवाल ही नहीं था। उस समय के समाजवादी भी खासतौर पर लोहियावादी ये मानते थे कि कांग्रेसी घूरे पर कम्युनिस्ट और कम्युनलिज्म का कीड़ा पलता है। ये बड़ी सख्त भाषा थी। तो उस समय समझौता न करके एकला चलो की नीति थी, इसलिए नामवर जी की उम्मीदवारी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये गुंजाइश जरूर थी, कम्युनिस्ट पार्टी से बात कर लेते कि प्रभु नारायण जी को कम्युनिस्ट लोग मदद करें, वो बात भी नहीं हो पाई। बाद के दिनों में अपने अनुभवों से सीख ले करके, खासकर चीनी हमले के बाद राम मनोहर लोहिया ने अपनी रणनीति बदली और कहा कि कांग्रेस की सरकार खतरनाक है, देश की धरती ही खतरे में पड़ रही है, राष्ट्रीय शर्म की सरकार, इसको बदलना चाहिए। तो उन्होंने कम्युनिस्टों से लेकर जनसंघ तक को एक 11 सूत्री कार्यक्रम के जरिए बांधने का काम किया और उसका परिणाम भी अच्छा निकला। 67 के चुनाव में हम विद्यार्थियों की आशा के विपरीत कांग्रेस के उम्मीदवारों की जगह जगह हार हुई और पंजाब से लेकर बंगाल तक गैर कांग्रेसी सरकारें पहली बार बनी। अकाली दल, सीपीआई, सीपीएम, जनसंघ, समाजवादी, ये सब एकदम से उभर गए। लेकिन जो शुरुआती समय था 1942 में, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यकर्ताओं को पकड़वाने का काम किया था, इसलिए बड़ी कटुता थी, बड़ी कड़वाहट थी। धीरे धीरे 1969-71 के बीच में समाजवादी और कम्युनिस्ट दोनों इंदिरा गांधी की अल्पसंख्यक सरकार के समर्थक बने केंद्र में, और राज्य में समाजवादी और कम्युनिस्टों ने मिलकर राज्य की सरकारें चलाई। तो फिर आपस की कड़वाहट कम हुई और बाद में प्रबल एकता में बदल गई। सांप्रदायिकता के उभार में जनसंघ का और समाजवादियों का जो एक साथ आना है, सरकारों में एक साथ शिरकत करना है, कहीं जिम्मेदार? हाँ, नहीं, ये एक बहुत व्यापक सोच और समझ है कि जनसंघ के विस्तार में और असरदार बनने में खासतौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1999 से 2004 और श्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से आज तक, इसके जन्मदाता का नाम राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण है। हम ये भूल जाते हैं कि इसी दौर में, उसी सरकार में कम्युनिस्ट लोग भी पहली बार शासन में आए थे। इससे पहले जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में बनी थी नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी जी के कांग्रेसी अध्यक्षता में उसको बर्खास्त किया गया था, बहुत गलत तरीके से संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग करके। जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे। तो कम्युनिस्टों का भी सरकार में साझेदारी का पहला अनुभव आज़ादी के बाद उनके 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रघाती भूमिका के बावजूद एक नया उनको अवसर मिला था। उसी अवसर से केरल और बंगाल में बाद में 32-35 साल तक वामपंथी सरकारें चली। हम भूल जाते हैं कि भारत के बंटवारे के समय में आरएसएस की बड़ी गंदी भूमिका थी और उस समय समाजवादियों का और आरएसएस का 36 का आंकड़ा था। लेकिन क्यों उस समय सांप्रदायिकता की ताकतों को हमने बढ़ते हुए देखा? इसका कारण समाजवादियों का और जनसंघ का सहयोग नहीं था। भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के मध्यम वर्ग में एक सांप्रदायिकता का कीड़ा है, वो कभी कभी बड़ा हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे कीटाणु छिपे हुए हैं, टीबी के कीटाणु हैं और भी कीटाणु हैं। अगर हमको पर्याप्त सावधानी न बरतें तो हमारे शरीर को टीबी से पीड़ित होने में देर नहीं लगेगी।
वैसे ही सांप्रदायिकता भारतीय समाज की बनावट में कई स्तरों पर पलती रहती है, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में। और जब वो उभरती है तो हमको कारण तलाशना पड़ता है। तो हम कारण अपनी संस्कृति में नहीं देखते, कारण हम किसी तात्कालिक घटना में देखते हैं। क्योंकि लोहिया का कोई आज वारिस नहीं है और जयप्रकाश का तो कोई अनुयायी भी नहीं है, तो उनको फांसी पर चढ़ा दीजिए। मकान गिरा, उसमें बकरी मर गई, जिसका मकान था उसकी गर्दन पतली थी, उसको फांसी पर चढ़ाना मुश्किल था। उसके पड़ोसी की गर्दन मोटी थी तो राजा ने कहा इसी को चढ़ा, तो किसी न किसी को फांसी पर चढ़ाना। आज जो सांप्रदायिकता के लिए लोहिया को जिम्मेदार कहते हैं, लोहिया का निधन 1967 में हो गया था भाई, और लोहिया ने तो अपनी सारी ताकत समाजवाद को बढ़ाने में लगाई। रुपए में 1 आना जनसंघ को भी मिला, रुपए में 2 आना कम्युनिस्टों को भी मिला। तो समाजवादी क्यों फिसल गए, क्यों पिछड़ गए? उसका कारण समाजवादियों में फैला हुआ जातिवाद, सांप्रदायिकता, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद के साथ समझौता। ये है कि लोहिया का जनसंघ के साथ जुड़ना है। और जयप्रकाश नारायण का निधन 1979 में हुआ, आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले। जयप्रकाश ने तो अपनी पूरी ताकत छात्रवाद संघर्ष वाहिनी और सर्वोदय के नवनिर्माण में लगाई, 77 से लेकर के 79 के बीच में। तो जहाँ ताकत लगाई वो तो बढ़ा नहीं, जहाँ जाने अनजाने थोड़ा बहुत सहयोग लिया और उस सहयोग का बाद में पश्चाताप भी किया। जयप्रकाश ने मरने के पहले लगातार कहा कि जनसंघ के लोग हमारी बात नहीं सुन रहे, विद्यार्थी परिषद ने युवा जनता के साथ अपने को जोड़ने का काम नहीं किया, इनको अपने संगठन के दरवाजे औरतों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए खोलने चाहिए। उनकी नहीं सुनी गई, तो जयप्रकाश के साथ तो धोखा हुआ। और लोहिया के तो खिलाफ 1967 के चुनाव में जब लोकसभा के लिए दूसरी बार लड़े, तो जनसंघ ने अपने पुराने तरीके को अपनाते हुए एक असंतुष्ट मुसलमान समाजवादी को उम्मीदवार बनाया, उसको पैसा दिया। उसने घूम घूम के कहा कि लोहिया के जीतने पर कुरान खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोहिया 3 तलाक के विरोधी थे, लोहिया बहुविवाह के विरोधी थे। और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं मुसलमानों में चल रही बहुविवाह प्रथा का विरोधी हूँ। और क्यों विरोधी हूँ आप ही सोचिए। आपने जिसको अपने बहनोई बनाया, अपना दामाद बनाया, वो अगर आपको फ़ोन करके कहे कि आपकी बेटी तो हमारे साथ रहेगी, हम एक और लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? आपको बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। तो मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा लोहिया के खिलाफ हो गया, लोहिया किसी तरह से जीते। तो जनसंघ के साथ लोहिया का जो रिश्ता था कटुता में बदला। जयप्रकाश ने तो खुल के कहा कि हमारे साथ विश्वास हमारा तोड़ा है, और उसके बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस के अति प्रबलशाली होने के पीछे हिंदू मध्यम वर्ग की सांप्रदायिकता नहीं है, आरएसएस का अपना रणनीति नहीं है, उनकी अपनी चालाकी नहीं है, बल्कि लोहिया और जयप्रकाश का आशीर्वाद है। तो ये एक असत्य है, लेकिन कभी कभी कमजोर सच को मजबूत झूठ पटक देता है, यहाँ वही हो रहा है। लोहिया और नेहरू जी के रिश्तों को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, कई तो तथ्यहीन बातें होती हैं, तो आप उनके संबंधों को किस तरीके से? देखिए, लोहिया और नेहरू का रिश्ता राजनीति में व्यक्तिगत संबंधों से ज़्यादा राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने का प्रसंग है। लोहिया, जयप्रकाश नारायण दोनों को जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय नेता बनाने में प्रबल भूमिका निभाई थी। 24 वर्ष के लोहिया थे जब जर्मनी से पढ़ के लौटे थे, और जवाहरलाल जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने लोहिया को विदेश विभाग का प्रबंधक बनाया, अपने घर में 6 महीने से ज़्यादा रखा। इससे ज़्यादा 24 वर्ष के नौजवान के लिए कोई क्या कर सकता। लोहिया राष्ट्रीय नेताओं की कतार में आ गए। वही जयप्रकाश के साथ किया, वही कॉमरेड अशरफ के साथ किया, औरों को भी मौका दिया, कुछ मार्क्सवादी, कुछ समाजवादी। और ये रिश्ता 1-2 दिन का नहीं था। 1934 से 1914 साल ये रिश्ता चला। लोहिया को नेहरू ने पूरा संरक्षण दिया, लेकिन फिर भारत के बंटवारे को लेकर के लोहिया और समाजवादी, जयप्रकाश नारायण और बाकी सब नेहरू और पटेल की नीतियों से सहमत नहीं थे। नेहरू जी ये मानते थे कि अगर बंटवारा हो गया तो सिरदर्द चला जाएगा, कांटा निकल जाएगा, जो अलगाववादी मुसलमान हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, बाकी हम हिंदू मुसलमान साथ रह लेंगे। हुआ भी यही कि भारत के अधिकांश मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए,
लेकिन जो पाकिस्तान गए उन्होंने सांप्रदायिकता का एक हमेशा के लिए दरवाज़ा खोल दिया। तो लोहिया और जयप्रकाश का पाकिस्तान बनाने का विरोध काल की कसौटी पर तो उचित रहा था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने विरोध किया, गांधी जी ने विरोध किया, बाद में मान गए। वहाँ से जो मोह भंग शुरू हुआ तो दूसरी बात आई सरकार चलाने की, संविधान सभा बनाने की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बराबर ये कहता रहा कि संविधान सभा बनाने के लिए हमको वयस्क मताधिकार के आधार पर पूरी एक औपचारिक संविधान सभा का निर्वाचन करना चाहिए, तब संविधान बनाना चाहिए। कांग्रेस का औपचारिक स्टैंड था। लेकिन परिस्थितियां इतनी बिगड़ती चली गई कि नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और कृपलानी और सरदार पटेल जैसे राष्ट्र नायकों ने, मौलाना आज़ाद ने, जो टूटी फूटी सेंट्रल काउंसिल थी उसी को संविधान सभा बनाने का अंग्रेजों का प्रस्ताव मान लिया, जो 15% वोट से चुनी गई थी। समाजवादियों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, बाद में पुनर्विचार किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अंबेडकर साहब को तो दोबारा मेंबर बना लिया गया, लेकिन समाजवादियों के लिए रास्ता नहीं बना पाए। तो ये मोह भंग का दूसरा क्षण था। तीसरा क्षण तब आया जब जवाहरलाल जी ने प्रस्ताव रखा कि संगठन की लगाम समाजवादियों को सौंप दी जाए, जयप्रकाश को कैबिनेट में ले लिया जाए, लोहिया को पार्टी का महामंत्री बनाया जाए। इन लोगों ने बात की महत्ता को समझा, लेकिन प्रस्ताव ये रखा कि जो सरकार का नायक होगा वो पार्टी का नायक नहीं होगा। जो सरकार में मंत्री बनेंगे वो संगठन पदाधिकारी नहीं होंगे, जिससे कि संगठन की महत्ता बनी रहे। जवाहरलाल जी से सहमत नहीं हुए। जवाहरलाल जी के अपने कारण थे। तो इस पर फिर रास्ता अलग हो गया, और अलग होने के बाद इतनी कटुता आ गई कि जब विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुने गए समाजवादियों ने इस्तीफा दिया आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में, तो उन्होंने कहा नैतिकता का तकाजा है कि जिस पार्टी के टिकट पर हम चुने गए, अब उस पार्टी को छोड़ दिया तो उसके पद को भी छोड़ देना है, दोबारा चुनाव जनादेश लेंगे। जब दोबारा चुनाव लड़ने गए आचार्य नरेंद्र देव, तो उनके खिलाफ एक गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी को लड़ा दिया, बाबा राघव दास को, और उसने तुलसी का पत्ता और गंगा जल बांट के कहा कि हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगी तो नास्तिक है, इसको वोट मत देना। आचार्य जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ और मार्क्सवादी हूँ, मुझे ईश्वर के होने का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, जिसका प्रमाण नहीं मिला उसमें मेरी कोई आस्था नहीं है। लेकिन मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मुसलमान विरोधी नहीं, मैं चाहता हूँ सब लोग मिलजुल करके रहें। लेकिन इतना भयंकर और खराब प्रचार हुआ कि आचार्य जी हार गए, सारे समाजवादी हार गए। वही दवाई जब ज़्यादा बड़ी मात्रा में आरएसएस ने कांग्रेस को पिलाया 2004 में या 2014 में, तो अपने बाप दादा को याद करने लगी, सांप्रदायिकता की, सांप्रदायिकता के बीज तो आपने डाला था, अब उसमें से चारों तरफ कांटे फैल रहे हैं, तो गड़ेंगे आप ही के पैर में। तो ये तीसरा या चौथा मोड़ था जिसने लोहिया को मोह भंग के लिए मजबूर किया। फिर भी लोहिया और नरेंद्र देव कांग्रेस छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। ये बम्बई के समाजवादी थे जिनका सरदार पटेल से झगड़ा हुआ था बम्बई के मेयर के चुनाव को लेकर के, और चूंकि पार्टी लोकतांत्रिक थी, बहुमत ने तय कर लिया कि पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दिया। उसके बाद वही लोग जो कांग्रेस छोड़ने के सबसे बड़े वकील थे, अशोक मेहता वगैरह, वो सबसे पहले कांग्रेस में लौट गए। लोहिया ने कहा कि जब एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, और उन नीतियों के वो सख्त आलोचक थे जो जवाहरलाल जी ने राष्ट्र निर्माण के नाम पर चलाई, जिसमें कि शिक्षा की उपेक्षा हुई, कृषि की उपेक्षा हुई, सुरक्षा की उपेक्षा हुई। आज हम लोग उन्हीं नीतियों को सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन जो मौका आता है समाज के इतिहास में वो कभी कभी आता, हमेशा नहीं आता। आज लोहिया की आलोचना 100 गुना ज़्यादा उग्रता और तीखेपन के साथ अन्य दल कर रहे हैं, लेकिन उस समय कोई नहीं बोलता था। उस समय जवाहरलाल जी का विरोध करना पागलपन था, अकेले लोहिया बोलते थे। लेकिन लोहिया ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग मेरी बात सुनेंगे, मेरे मरने के बाद सुनेंगे। लेकिन जिस अंदाज में आज नेहरू की आलोचना हो रही, लोहिया होते तो उसका विरोध करते, क्योंकि लोहिया ने कभी चरित्र हनन नहीं किया। लोहिया ने कभी नेहरू की निष्ठा पर, नियत पर शक नहीं, समझ पर जरूर उनको एतराज था कि लोहिया की दृष्टि में जवाहरलाल जी की आर्थिक नीतियाँ सर्वनाशी हैं। लेकिन जवाहरलाल जी देशद्रोही हैं, जवाहरलाल जी भारत विरोधी हैं, जवाहरलाल जी हिंदू विरोधी हैं, ये तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। लेकिन लोहिया जी ने कुछ व्यक्तिगत बातों को लेकर के जरूर संस्कृत बातें कही, जैसे कि कपड़े कहाँ धुलने जाते हैं कुछ बातें तो कही थी। वो चुनाव का माहौल था जिसमें जवाहरलाल जी की श्रेष्ठता साबित करने के लिए ये कहा जाता था, कांग्रेसियों की तरफ से कहा जाता था कि ये
इतने बड़े खानदान के हैं कि इनका कपड़ा पेरिस धुलने जाता है। अब जितने में कपड़ा पेरिस जाएगा उतने में तो नया कपड़ा बन जाएगा, तो बिल्कुल मूर्खता का प्रचार था। लेकिन लोहिया ने एक बात जरूर कही कि जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर मैं होता तो मैं अपने दादा के पुलिस कोतवाल होने का गर्व करता, और ये बताता कि जनतंत्र की ये खूबी है कि एक शहर कोतवाल का लड़का भी प्रधानमंत्री हो सकता है। जवाहरलाल जी खाली अपने पिता की चर्चा करते हैं कि बड़े भारी वकील थे, और थे भी वकील, लेकिन अपने दादा की चर्चा नहीं करते जो मुगल दरबार के आखिरी दौर के दिल्ली के शहर दरोगा थे या शहर कोतवाल थे। तो ये आलोचना कुछ लोगों को बुरी लगी। और दूसरा ये कि लोहिया ने संसद में कहा कि आपका अर्थशास्त्र का ज्ञान बहुत कमज़ोर है। मैं जानता हूँ आपको अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं आता है आप रोमांटिक आदमी हैं, आपको पता नहीं है कि भारत का 27 करोड़ आदमी 3 आना रोज पर जिंदा रहता है। जवाहरलाल जी ने कहा कि आपको पता नहीं, किसने बताया, आमदनी औसत 15 आना है। तो लोहिया ने कहा कि आप अपने सलाहकारों से ज़रा फिर से चेक कर लीजिएगा, आपकी जानकारी गलत है। दूसरे दिन गुलजारीलाल नंदा जो उस समय योजना मंत्री थे, उन्होंने कहा कि न आमदनी 15 आना रोज है, न 3 आना रोज है जो लोहिया कहते हैं, नेहरू कहते हैं, बल्कि 7.5 आना रोज है। तो लोहिया ने इस पर कहा कि कम से कम ये बात तो सही साबित हो गई ना कि जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री हैं लेकिन उनको देश की आर्थिक वास्तविकता का अंदाज नहीं है। अब इस तरह की कई बातें थी, लेकिन ये सही है कि 1948 से 1964 के बीच में जवाहरलाल जी और डॉक्टर लोहिया के रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ गए। और जवाहरलाल जी के बारे में डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि दीर्घजीवी हों, जिससे एक समय ऐसा आए कि जनता हमारी पार्टी को वोट करे और हमारी पार्टी इन पर मुकदमा चला के इनको जेल में बंद करे। अब जवाहरलाल को जेल में बंद करने की कल्पना अपने आप में बहुत कटु तो थी ही। जवाहरलाल जी बार बार लोहिया को जितवा के लाते थे? नहीं, जितवा के तो खैर क्या लाते थे, उन्होंने तो एक बार कोशिश की 57 का जो चुनाव हुआ कि जहाँ से लोहिया हारे हैं उस आदमी को उन्होंने योजना आयोग का सदस्य बनाया। हालांकि वो इतने बड़े अर्थशास्त्री नहीं थे त्रिभुवन नारायण जी। वो सीट खाली हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी का अनुशासन ऐसा था कि उस समय मधुलिमय पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने ऑब्जर्वर भेजा कि वहाँ की परिस्थिति का आकलन करके आओ। श्री अर्जुन सिंह जी भदौरिया जो उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इटावा से, वो ऑब्जर्वर बन के भेजे गए। उन्होंने रिपोर्ट ये दी कि जीतने की गुंजाइश तो है लेकिन एक तरफा नहीं होगा, चुनाव में हार भी सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उस समय ये तय किया कि अभी तो हारे एक चुनाव, दूसरा हार जाएंगे 1 साल के अंदर तो हमारा तो भविष्य नष्ट हो जाएगा। लोग कहेंगे इनका नेता ही नहीं जीता तो ये क्या जीतेंगे। और इसको डॉक्टर लोहिया ने उचित निर्णय नहीं माना, लेकिन अनुशासन के नाते मान करके वो चुनाव में नहीं आया। चुनाव में जिसको चुनाव का उम्मीदवार बनाया गया वो प्रबल वोटों से जीता। तो वही एक समय था, कह सकते हैं कि लोहिया के सदस्य बनने में शायद जवाहरलाल जी की रुचि थी। लेकिन 1962 में तो लोहिया से जवाहरलाल जी का सीधा मुकाबला हुआ, तो वहाँ तो जवाहरलाल जी अगर लोहिया को जिताते तो खुद हार जाते, तो उसमें तो हार तय ही थी। 1963 में जब एक बाई इलेक्शन हुआ फर्रुखाबाद 1963 में, तो जवाहरलाल जी के केंद्रीय सरकार के बड़े मंत्री थे डॉक्टर BV केसकर, उनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया था। वो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र था, तो वहाँ तो जवाहरलाल जी ने कोई मुरव्वत नहीं की थी। और फिर भी इतनी बढ़िया लड़ाई लड़ी गई कि डॉक्टर लोहिया जीत गए। उसको कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने अपना प्रायश्चित माना। उन्होंने कहा कि अगर मैंने रिपोर्ट दूसरी लिखी होती तो शायद डॉक्टर लोहिया 1958 में ही लोकसभा में पहुंच जाते, क्योंकि उनका एक सिपाही जीत गया था प्रभु नारायण सिंह। लेकिन चलिए, हमको मौका मिला तो 1958 की बजाय 1963 यानी 5 साल बाद लोहिया लोकसभा में आ सके। ये जरूर कहा जा सकता है कि जवाहरलाल जी लोहिया के तीखे भाषणों के बावजूद सदन में पूरी मर्यादा के साथ रहते थे, सवाल जवाब में हिस्सा लेते थे। आज के प्रधानमंत्री की तरह से विरोधी दल के नेताओं को कोई सम्मान न देना, ये जवाहरलाल की फितरत नहीं थी। तो बाद के जो समाजवादी नेता थे किशन पटनायक, मधुलिमय और चंद्रशेखर, ये सब भी बहुत अच्छे वक्ता माने जाते। तो जो लोहिया की लेगेसी थी, बात को बहुत मजबूत तरीके से रखना। मधुलिमय के बारे में तो कहा जाता है कि वो व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करते थे, और वो आठ भी उतनी नहीं थी। जब जवाहरलाल का लोहिया का जो संबंध था, तो जिससे आपकी मैत्री होती है उससे जब बिगड़ता है तो बहुत बिगड़ जाता है।
तो लोहिया और नरेंद्र देव का, लोहिया और जयप्रकाश का नेहरू से बिगाड़ बहुत व्यक्तिगत और नितांत आत्मीय था। मधुलिमा जी का इंदिरा गांधी का कोई ऐसा संबंध नहीं था। और वैसे भी मधु जी एक दूसरे संस्कार से आए थे, राष्ट्र सेवा दल की ट्रेनिंग थी, तो उनका भाषण हमेशा तर्कसंगत, विधान परक और नियम के अनुकूल होता था। वो अपने समय के श्रेष्ठतम सांसदों में से थे। किशन पटनायक एक ही टर्म लोकसभा में रहे 62 से 67। उस समय उन्होंने भी काफ़ी गंभीर भूमिका अदा की और बाद में गैर संसदीय जीवन में भी उनका बड़ा आकर्षक मोहक तरीका था। चंद्रशेखर जी भी व्यक्तिगत चर्चा से बचते थे और इसीलिए कहाँ तो कांग्रेस के वो बागी थे, फिर कांग्रेस की मदद से प्रधानमंत्री बन गए, तो इतनी गुंजाइश वो रखते थे। लोहिया के बारे में ये था कि अगर निकटता है तो अधिकतम है, अगर टूट हो गई तो फिर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इमरजेंसी के बाद जब सरकार चुनी जाती है तो जितने बड़े सपने पहले देखे गए थे, बाद में वो सपने बिखरने लगते हैं। जो घोर विरोध की राजनीति के साथ एक मोर्चा बना था वो बिखरता है, फिर उसके कई बड़े नेता भी निकलते हैं। उस आंदोलन को आज कैसे देखते हैं, क्योंकि कई अपने आप को समाजवादी उसी विचारधारा का वारिस बताते हैं और आचरण में परिवारवाद और बहुत सारी चीज़ों में उनकी संलिप्तता है। देखिए, विरासत का तो बड़ा अजीब विज्ञान है। बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। तो जब कबीर का वंश डूब गया कमाल साहब की हरकतों के कारण, तो समाजवादियों का अगर नाम कलंकित हुआ है तो कोई नई बात नहीं हो रही। हमारी संस्कृति और सभ्यता में इस तरह की एक परंपरा है कि वारिस का अक्सर नालायक होते हैं, और जब बहुत बड़े लोगों के वारिस होते हैं तो अगर बौने हो गए तो और बुरा होता है। लेकिन जहाँ तक जनता पार्टी प्रयोग का सवाल है, वो एक तरह का हमारे लिए पाठ है कि सहज पके सो मीठा होए। असहज तरीके से जो चीज़ आप बनाएंगे वो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। अगर आप उस समय का 1975 से 77 का इतिहास देखें तो सब लोग घुटने टेक चुके थे जयप्रकाश नारायण के अलावा। आरएसएस के मुखिया ने 4 चिट्ठियां लिखी इंदिरा जी को कि हमको माफ़ करिए, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। बीच बचाव के लिए विनोबा जी तक से पैरवी की कि हम लोगों को किसी तरह से जेल से छुड़ाइए। जहाँ तक चरण सिंह जी, बीजू पटनायक जैसे लोगों का सवाल था, इन्होंने भी एक समझौते का दस्तावेज बनाया था और इंदिरा जी का चुनाव का निर्णय आकस्मिक था, लेकिन उसके पहले ये तय कर चुके थे कि हम लोग इंदिरा जी से खेद प्रकट करेंगे, जेलों से बाहर आएंगे और एक सीमित विरोध की राजनीति करेंगे। और कुछ दल थे जैसे सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने प्रस्ताव पास किया था कि हम अपना विलय नहीं करेंगे। जयप्रकाश जी थे जो कि राजनीति की ज़्यादा वैज्ञानिक समझ रखते थे, उनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं था, चुनाव लड़ने वाले नहीं थे, प्रधानमंत्री के तो उम्मीदवार कतई नहीं थे। उन्होंने उस समय की हालत देख के कहा कि अगर आप एक साथ मिलकर एक विकल्प जनता को स्पष्ट नहीं देंगे, तानाशाही बनाम लोकतंत्र का चुनाव नहीं होगा, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग गाओगे, तो जनता का विरोध तो है लेकिन तुमको इनको हराने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जयप्रकाश की जिद थी और जयप्रकाश ने यहाँ तक धमकी दिया कि अगर आप लोगों ने एक पार्टी नहीं बनाई तो हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे। जब प्रचार नहीं करेंगे तो इन लोगों का तो समाज में एक बहुत घटिया स्थान था। मोरारजी देसाई को बूढ़ा प्रतिक्रियावादी मानते थे, पूंजीपतियों का एजेंट मानते थे। चरण सिंह को जिद्दी क्षेत्रीय जाट नेता मानते थे। जगजीवन राम तो इमरजेंसी का प्रस्ताव उन्होंने सदन में रखा था और उनके ऊपर इनकम टैक्स न देने के आरोप थे। उनके पुत्र की कथा अलग ही थी। तो इन लोगों की कोई ऐसी हैसियत नहीं थी कि देश इनको अपना नायक बनाता। लेकिन जयप्रकाश ने अपनी पूरी नैतिक पूंजी जनता पार्टी बनाने में, जनता पार्टी को चुनाव में उतारने में और इंदिरा गांधी की तानाशाही से देश को बचाने में लगाई थी। जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई, सबको नारद मोह हो गया। नारद जी की कहानी आपको मालूम है कि स्वयंवर में गए थे और ऐसा कुछ देवताओं ने कमाल किया कि उनका चेहरा तो बना दिया था बंदर का, इनको लगता था कि सबसे सुंदर मैं ही हूँ। और सीता जी ने स्वयंवर में वर्ण किया राम का, नारद बहुत नाराज हुए। वैसे इन नेताओं को लगा, मुरारजी को था कि मैं ही तो उप प्रधानमंत्री था 2 बार, लाल बहादुर का उप प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री, मुझसे ज़्यादा योग्य कौन होगा। चरण सिंह का था कि वोट तो मेरे पास था, चुनाव निशान तो मेरा था, इन लोगों को तो उधार का मिला और जीत गए। जगजीवन बाबू का था कि दलित वोट और मुस्लिम वोट तो हम ले आए थे।
तो हर एक को अपने अपने बारे में अहंकार था। अहंकार के कारण तो दुर्योधन का नाश हुआ, कंस का नाश हुआ, रावण का नाश हुआ। तीनों का नाश होना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये जनता से भी पूरी तरह से कट गए थे। इनको लगा कि इंदिरा गांधी को पराजित कर दिया, जनता ने अब उसको कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया। जनता हमेशा अपना एक विकल्प तैयार रखती है। आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, ऐसा किया उन्होंने, और सरकार 2.5 साल में गिर गई। तो गिरी कैसे कि चरण सिंह को कांग्रेस ने समर्थन दिया और राजनारायण जी ने उसमें सहयोग किया। तो जिसको कहें कि मीर जाफर और जयचंद अंग्रेजी राज में ही नहीं थे, बाद के समय में भी आए, जिन्होंने जनता प्रयोग का, और जनता प्रयोग का असफल होना आंदोलनों के लिए बड़ा धक्का था। ऐसा सिद्ध हो गया कि संसदीय राजनीति में आंदोलनों के जरिए विकल्प नहीं बना करते हैं। आंदोलन करने की क्षमता अलग है, उसका विज्ञान अलग है, सरकार चलाने का विज्ञान अलग है। आंदोलन के लिए ये लोग ठीक हैं, समाजवादी, जनसंघ, और सरकार चलाना तो खाली कांग्रेसियों को आता है। और ये भ्रम बहुत दिन तक बना रहा। हालांकि उसमें इंदिरा जी की खुद अपनी जान चली गई, राजीव जी की जान चली गई, लेकिन समाज में ये मान्यता हो गई कि गैर कांग्रेसी पार्टियां आंदोलन के लिए ठीक हैं और कांग्रेस सरकार चलाने के लिए ठीक है, जब तक कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़बरदस्त दबाव नहीं बन गया और नरेंद्र मोदी का अवतार नहीं हो गया। ये भी तरफ चलते हैं। हाँ जरूर। तो गांधी जी गई थी। क्या कारण हुआ था कि जब आपको और आपके कुछ साथियों को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित किया गया था और उसके बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं था, तो आप जेएनयू की तरफ आए थे, क्या उम्मीद लेकर गए थे? असल में हम लोग जब बनारस विश्वविद्यालय के छात्र संघ के जिम्मेदार बनाए गए, चुनाव तो मैं हार गया था ये हिंदू शब्द को लेकर के। जो जीते थे उनकी हत्या कर दी उनको जिताने वालों ने। तो छात्र संघ को बंद कर दो। ये लड़का मारा गया बेचारा, इतना तेजस्वी होनहार, क्योंकि छात्र संघ का अध्यक्ष था। छात्र संघ सब आफत की जड़ है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो जिन्होंने मेरा विरोध किया तो वही लोग मेरे घर आए, क्योंकि संविधान में नियम यह था किन्हीं कारणों से अगर जो जीता हुआ व्यक्ति है अगर विश्वविद्यालय में न रहे, ये तो किसी ने कल्पना ही नहीं की कि दुनिया में न रहे, तो उसके बाद जो नंबर 2 जिसको वोट मिलेगा उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। उस प्रावधान के आधार पर मुझे विश्वविद्यालय ने निमंत्रण दिया कि आप छात्र संघ के अध्यक्ष मनोनीत किए जाते हैं, अमुक तारीख को शपथ ग्रहण होगा। मैंने जब शपथ ग्रहण की तो मेरे मन में सपना था कि डॉक्टर लोहिया को मैं उनके जीवन काल में बीएचयू में नहीं ला सका, तो मैंने तत्काल शपथ ग्रहण के बाद पहला काम ये किया कि राजनारायण जी से निवेदन पहले से किया था कि आप आइएगा और डॉक्टर लोहिया का चित्र विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में लगाएंगे। जैसे ही राजनारायण जी ने कार्यक्रम शुरू किया तो कुलपति डॉक्टर शिमाली चले गए कि अब छात्र संघ का काम है, मेरा क्या काम। और विद्यार्थी परिषद ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, अखबारों में निकलवा दिया कि जबरदस्ती घुस करके राजनारायण और उनके गुंडों ने बीएचयू के छात्र संघ सदन में लोहिया का चित्र लगा, जो बिल्कुल उचित नहीं था, अनुचित था। राजनारायण जी ने हमसे कहा भी कि खंडन लिखो इसका। हमने खंडन नहीं किया, हमने कहा कि ये झूठों की पार्टी है और इसका झूठ इन्हीं के गले में फंसेगा। उसके बाद उस समय शिक्षा के जनतांत्रिकरण के आंदोलन का दबाव था। शिक्षा के हम लोगों का नारा था खुला दाखिला, सस्ती शिक्षा, लोकतंत्र की यही परीक्षा। इसका मतलब ये था कि अधिक से अधिक लोगों को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। अगर सुबह की कक्षाएं पूरी नहीं होती तो सांध्यकालीन विद्यालय चलाए, जो बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय वगैरह हुआ। अगर सांध्यकालीन शिक्षाओं से भी काम नहीं बढ़ता तो पत्राचार पाठ्यक्रम चलाए, जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी बनी। ऐसे ही हम लोग का एक और आग्रह था कि विश्वविद्यालय के संचालन में अध्यापक है और शिक्षा शास्त्री विद्यार्थियों को भी उसमें रखना चाहिए, कार्यकारिणी में, विद्वत परिषद में, विभागीय समिति में, जो बाद में जेएनयू में हुआ। हम लोग का ये भी आग्रह था कि हमारे यहाँ ये नियम है कि जो एक बार प्रोफेसर हुआ और विभागाध्यक्ष हुआ, वो जब तक उसकी शव यात्रा न निकल जाए वहीं बैठा रहता है। तो उसको सर्कुलेट करिए, रोटेट करिए। 2 साल से ज़्यादा डीनशिप न हो, 2 साल से ज़्यादा अध्यक्ष पद न हो। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू हो चुका था। इनमें से कई मांगे हमारी स्वीकार भी की गई, लेकिन लागू करने के पहले कुलपति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केनिया चले गए, नैरोबी। उनकी गैरहाजिरी में उनके जो विरोधी गुट के लोग थे उन्होंने उन समझौतों को लागू करने से मना कर दिया। परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांगें थी। तो
हमसे गलती ये हुई कि हमने बजाय धीरज रखने के और विद्यार्थियों को काबू में रखने के विश्वविद्यालय में ताला लगा दिया कि जब आप कुलपति के निर्णय को लागू नहीं करते और कहते हैं कि उनके आने पर ही सब लागू होगा, तब जब आएंगे तो विश्वविद्यालय चलेगा। अभी तो विश्वविद्यालय बंद हो गया है, हर कुछ स्थगित हो गया। ये कुछ गलत हुआ। खैर, जब कुलपति आए तो ताली लौटाई गई, उन्होंने समझौतों को लागू करने का आश्वासन दिया, लेकिन फिर रातों रात हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 40 से ज़्यादा लोगों को निष्कासित किया गया, एक जांच आयोग बैठा करके। क्योंकि जब हम लोगों को गिरफ्तार किया गया तो विश्वविद्यालय में हिंसा हुई, कुछ 2-4 गाड़ियाँ जली, कुछ और घटनाएं हुई। उसी बीच में बांग्लादेश का युद्ध शुरू हो गया। तो जब मैं गया प्रदर्शन करने तो राष्ट्रपति भवन तक तो हम लोग पहुँच गए, लेकिन हमको हमारे नेताओं ने समझाया कि ये समय राष्ट्रीय संकट का है, पाकिस्तान का और भारत का युद्ध हो रहा है, तुम्हारी कौन सुनेगा। और वो हुआ भी। सिद्धार्थ शंकर रे शिक्षा मंत्री थे, वो उस समय बांग्लादेश को तोड़ने के राजनीति में लगे हुए थे। उनके पास फुर्सत ही नहीं थी कि बीचू का सवाल समझ सके। खैर, तो हमारे बुजुर्गों ने, जो कई समाजवादी थे, राजनारायण जी समेत, उन्होंने कहा कि इसमें समझौता करना उचित होगा। समझौता यही हुआ कि हम जितने लोगों को विश्वविद्यालय से निकाला गया उनको परीक्षा देने का मौका मिलेगा, और परीक्षा पास करने के बाद हम विश्वविद्यालय में दोबारा प्रवेश की मांग नहीं करेंगे, अब कहीं और जाके पढ़ेंगे। उसी में सबको परीक्षा का मौका मिला। अधिकांश लोग पास हुए। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी उनके लिए तो अलग समस्या थी। जब मैं पास हुआ तो मेरे साथ घटना दूसरी हो गई। मैं विश्वविद्यालय का टॉपर पाया गया, जिसको एक दिन नहीं पढ़ने का मौका दिया था, वो गोल्ड मेडल कैसे पा गया। तो कुलपति ने बुला के विभागाध्यक्ष को डांटा कि आप क्या पढ़ाई करते हैं, जिस लड़के ने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की वो गोल्ड मेडल पा गया। तो खैर, कन्वोकेशन स्थगित किया गया। उनके लिए बहुत शर्म की बात होती कि जिसको उन्होंने निष्कासन पत्र दिया है उसको कुलपति का गोल्ड मेडल देंगे। बनारस तो बंद हो गया था हमारे लिए, मैं टॉपर था। तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शुरू हुआ था और उसका विज्ञापन निकला, तो हमने उसमें प्रवेश के लिए फॉर्म भरा। और तब सीटें कम होती थी, 6 सीटें थी एमफिल में, और उन 6 में हमारा भी हो गया। क्योंकि उस समय तक मैं कुछ थोड़ा लिखने पढ़ने भी लगा था, धर्मयुग में, दिनमान में, जन में। इसमें हमारे लेख 18-19 बरस की उम्र से आने लगे थे, तो हमारी थोड़ी बहुत पहचान थी। और बनारस विश्वविद्यालय का छात्र का अध्यक्ष, फिर आंदोलन और सब चीज़ें, समाजवादी योजना सभा। तो हमारी जो जानकारी थी हमसे आगे आगे चला करती थी। तो जब हमारा दाखिला हो गया तो विश्वविद्यालय तो उस समय कांग्रेस और कम्युनिस्ट विचार के लोगों का विश्वविद्यालय था। जब हम पहुंचे तो उनको लगा कि ये कहाँ से आ गया, लेकिन क्या कर सकते थे, दाखिला तो हमारा हो ही चुका था। तो बनारस से दिल्ली जाने के पीछे बनारस के दरवाज़ों का बंद हो जाना था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कोई खास आकर्षण नहीं था, क्योंकि उसकी तब तक कोई छवि भी नहीं थी। वो तो जब हम पढ़ने गए 2.5 से 5 सेमेस्टर हम वहाँ रहे, उस समय 75-76 के यूपीएससी के इम्तहान में 22-23 लड़के लड़कियाँ एकदम से IAS IFS टॉपर सब जेएनयू के। तो जेएनयू की एक नई प्रतिष्ठा बनी। दूसरे, जेएनयू ने उस समय बिहार आंदोलन का बड़ा प्रबल समर्थन किया। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था। जयप्रकाश जी आए, इंदिरा गांधी के पिताजी का विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी के घर से 10 किलोमीटर पर विश्वविद्यालय, और वहाँ जयप्रकाश नारायण पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया जाए, ये उनको बहुत अखरा। आंदोलन के समय में भी जेएनयू की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका थी। तो जेएनयू जाना एक आकस्मिक घटना थी, लेकिन फिर जैसा होता है कि अप्रत्याशित आपको बल मिला, अवसर मिला। और बीएचयू में जब मैं था तो क्षेत्रीय दायरे में मेरी उपस्थिति थी, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, पटना। लेकिन जब मैं जेएनयू में गया तो मेरी पहुंच राष्ट्रीय हो गई। और उसी समय फिर अरुण जेटली दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुए। जयप्रकाश जी ने राष्ट्रीय सम्मेलन किया, तो हमारे मित्रों के दबाव में और विद्यार्थी परिषद को काबू में रखने के लिए उन्होंने हमको भी राष्ट्रीय सह संयोजक बना दिया। लेकिन तब तक आंदोलन का रुख बदल गया था। जयप्रकाश जी को इंदिरा जी ने चुनौती दी कि चुनाव में मामला तय होना चाहिए। गुजरात का विधानसभा भंग करने का अनुभव अच्छा नहीं रहा, बिहार का चुनाव होने वाला, आंदोलन को आप अब चुनाव की तरफ मोड़िए, जनता जो चाहेगी वो होना चाहिए। तो आंदोलन हमारा करीब करीब स्थगित हो गया था। वो तो 12 जून को जब इंदिरा जी का चुनाव स्थगित रद्द कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने,
और 12 जून को ही गुजरात का फैसला आया जिसमें कांग्रेस हार गई और जनता पक्ष की सरकार बनी, तब एक नया उभार आया और 12 जून और 25 जून 13 दिन के अंदर पूरी परिस्थिति दिन और रात जैसी अंतर हो गए और फिर इमरजेंसी लग गई तो फिर कहानी अलग हो गई। हम जब बिहार गए जयप्रकाश जी तो वहाँ जयप्रकाश जी ने, और हिंसा हुई थी उस आंदोलन में? नहीं, हिंसा तो जयप्रकाश जी के आने के पहले हुई। 18 मार्च को जयप्रकाश जी की किसी भूमिका के बगैर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने एक बिहार विधानसभा घेराव का आह्वान किया था। उस आह्वान के पीछे जो संघर्ष समिति थी जो बनी थी उसमें कम्युनिस्ट भी थे, लेकिन 3 दिन पहले कम्युनिस्टों ने अपने को उससे अलग किया और उन्होंने अपना एक अलग कार्यक्रम बनाया जिसमें बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने का तय किया। शिक्षा मंत्री के घर गए, उनका कपड़ा फाड़ा, उनसे मारपीट की और एक माहौल बिगाड़ दिया। 18 मार्च को जैसा होता है भीड़ बड़ी आई, उसमें कुछ शरारती लोग भी थे और छात्र संघ के निर्देश के बावजूद उन्होंने बहुत हिंसा की। गोली चल गई तो हिंसा और बढ़ गई और जाने अनजाने उस समय पटना के जो प्रमुख समाचार पत्र थे उनको भीड़ ने निशाने पर ले लिया और उस समय के जो बड़े अखबार थे पटना के उन सब के दफ्तरों को जला दिया और फिर इतनी हालत बिगड़ गई कि कर्फ्यू लग गया, शूट एट साइट का ऑर्डर हो गया। और इसमें कहते हैं कि इसमें किराए के गुंडों की बड़ी भूमिका थी, लेकिन उस समय हम लोग वहाँ थे, हम तो उस समय जेएनयू में थे। रात में हम लोगों को टेलीविज़न पर खाने के बाद खबर आई कि पटना में गोली चल गई, कर्फ्यू लग गया। तो हम लोगों ने 19 तारीख 18 मार्च को हुआ, छात्र संघ ने रातों रात इमरजेंसी मीटिंग की और तब छात्र संघ का नेतृत्व सीपीएम के हाथ में था। प्रकाश करा जी अध्यक्ष थे। ये तय हुआ कि हम लोग इंदिरा गांधी के बंगले प्रदर्शन 19 तारीख को हम लोग प्रदर्शन करने गए थे। ऐसे एक और मीटिंग जयप्रकाश जी ने की थी। जयप्रकाश जी 8 अप्रैल को पहली बार आंदोलन में उतरे थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक दलों को इजाज़त नहीं दी थी और नारा भी कोई नहीं लगा। कुछ 100 सर्वोदय के लोग थे, तरुण शांति सेना के लोग थे। पूरे पटना में लोगों ने अपने अपने घरों से उस जुलूस को देखा और उससे फिर माहौल बदलना शुरू हुआ। लेकिन जयप्रकाश जी ने 2 शर्तें रखी। एक तो ये कि जो लोग इस आंदोलन में होंगे वो अपने अपने दलों से अपना संबंध नहीं रखेंगे। दूसरा, 1 साल के लिए आप काम करेंगे और किसी तरह की किसी हालत में हिंसा नहीं होगी। नाराई था, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। तो ये जो आप विद्यार्थी परिषद की कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, एक तो मेरी याद में कोई ऐसा सम्मेलन विद्यार्थी परिषद ने पटना में नहीं किया था और दूसरे मेरी उसमें उपस्थिति का सवाल ही नहीं था। हाँ, एक बार जयप्रकाश जी ने आंदोलन में आने के बाद मई में एक राष्ट्रीय बैठक की जिसमें चुने हुए विद्यार्थी नेताओं को बुलाया। उसमें हमारे साथ आजकल बीजेपी में सदैव त्रिपाठी जी वो थे, सुभाष बागड़ी हमारे साथ गए थे हरियाणा से और मैं था और भी 7-8 लोग थे। ओम प्रकाश दीपक जी ने वो बैठक रखी थी। इसमें ये विचार विमर्श किया गया कि देश भर से और लोगों को जोड़ा जाए, बिहार के आंदोलन को फैलाया जाए। उसमें मेरे जिम्मे जयप्रकाश जी ने हरियाणा जा, क्योंकि हरियाणा से निमंत्रण आया था कि यहाँ पर बंशीलाल बहुत दमन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ का अध्यक्ष था उसको माओवादी कह के जेल में बंद कर रखा, तो जेल से चुनाव जीता था। तो कहा कि तुम जरा हरियाणा, और स्वामी अग्निवेश लंबे समय से जेल में थे, हरियाणा में बहुत दमन चल रहा था। तो मैं चूँकि जेएनयू का था दिल्ली का, तो कहा कि तुम जा करके हमारे सर्वोदय के लोगों से मिलो, आने लोगों से मिलो और मुझे रिपोर्ट दो कि हरियाणा में क्या संभावना है। और दिल्ली में देखो, तब तक अभी अरुण जेटली वगैरह सीन में नहीं आए थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद की पहल पर कोई सम्मेलन और उसमें हिंसा, ये मुझे याद नहीं है। अब जब जेएनयू आए हैं तो उस समय तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ की फिजाओं में थी। सीपीएम और सीपीआई खास तौर से अपना उसका रुतबा भी था और ये भी सुनने में आया था कि सीपीआई के लोगों ने काले झंडे भी दिखाए थे। इंदिरा जी का विरोध इमरजेंसी के बाद हुआ था। इंदिरा जी का विरोध इमरजेंसी के पहले सीपीआई ने नहीं किया। इमरजेंसी खत्म हो गई तो जेएनयू का ये नियम था कि समावर्तन समारोह होगा और उसमें कुलपति कुलाधिपति सभी आएंगे। इंदिरा जी कुलाधिपति थी और विद्यार्थियों ने कहा कि इमरजेंसी की जिम्मेदारी, चुनाव हार चुकी थी, शक्तिहीन थी, तो उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ जिसका नेतृत्व सीताराम येचुरी ने किया। उनको एक चिट्ठी दी, इंदिरा जी ने खुद ली, इसमें मांग की गई कि आप पद छोड़ दें।
तो इंदिरा गांधी ने लोगों की बात धीरज के साथ सुनी। ऐसा बताते हम तो थे नहीं उस समय वहाँ पर, लेकिन जो शुरू का समय था 1971 में जेएनयू में पढ़ाई शुरू हुई। 1969 में इसको लोकसभा ने अधिनियम से बनाया। तो 1971, 72, 73, 74 ये जो 4 साल थे ये शुरुआती वर्ष थे, और उस समय उसकी संस्कृति आकार ले रही थी, बीजारोपण हुआ था। छात्र संघ बना, छात्र संघ का चुनाव हुआ जिसमें एक केरल के विद्यार्थी जो सेना से रिटायर होकर आए थे, वीसी कोशी, उम्मीदवार बने। वो निर्दलीय थे, उनके खिलाफ एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कांग्रेस से जुड़े संगठन के JS राम जी अध्यक्ष के मुकाबले में उतरे। और उस समय हम सब लोगों ने, यानी हम स्वयं, हम लोगों के ऊपर कांग्रेस हटाओ का एक तरह से बुखार था, और कम्युनिस्ट लोग भी अभी संगठित नहीं हुए, तभी SFI JNU का जन्म नहीं हुआ था। AISF JNU थी, NSUI JNU थी, और उनमें आपस में मतभेद था। तो हम लोगों ने सब ने मिल करके कांग्रेस के उम्मीदवार JS राम जी को पराजित किया, VC कोशी जी को जीता। कोशी जी केरल के थे और उनका विद्यार्थी राजनीति का कोई खास अनुभव नहीं था, लेकिन अच्छे आदमी थे, नरम आदमी थे, और चुनाव में उनके साथ जीते भगीरथ प्रसाद, जो बाद में IAS हुए, फिर कुलपति हुए, और उनका रुझान कुछ वामपंथी था। बाद में वो BJP से सांसद भी बने मध्य प्रदेश से। तो पहला चुनाव तो ऐसा हुआ, और वहीं से संस्कृति भी बनी कि हाथ के लिखे पोस्टर, बाहर के लोगों का चुनाव प्रचार में कोई योगदान नहीं, पैसे की कोई भूमिका नहीं, गुंडों की कोई भूमिका नहीं, और संवाद, विद्यार्थियों की सभा होगी जिसमें जो भी उम्मीदवार हैं अपनी अपनी बात रखेंगे, सवाल जवाब का मौका होगा। अगला साल जब आया तो तब तक परिस्थितियां थोड़ी और बदल चुकी थी, और ये लगा कि CPM का जो विद्यार्थी मंच है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो हावी हो रहा है। वही तय करेंगे क्या फिल्में देखेंगे, वही तय करेंगे क्या खेल होगा, वही तय करेंगे क्या पढ़ाया जाएगा। करीब करीब दबाव की राजनीति जो बाद में उन्होंने बंगाल में की, इसका बड़ा विरोध था, और हम भी उस विरोध का हिस्सा थे। तो हम लोगों ने एक समूह बनाया, फ्री थिंकर्स, जिसमें उद्देश्य ये था कि विश्वविद्यालय तो एक उन्मुक्त परिसर होना चाहिए जहाँ हर विषय को पढ़ना चाहिए, हर विचार को पढ़ना, मार्क्स को भी पढ़ना चाहिए और गांधी को भी पढ़ना चाहिए। असल मामला मार्क्स और गांधी का ज़्यादा था, तब गोलवलकर और सावरकर की बात नहीं थी। और गांधी को न सिर्फ प्रतिक्रियावादी बताया जाता था, बल्कि उस समय 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी मनाना एक अपराध जैसा था। वो आते ही नहीं थे उस कार्यक्रमों में। उन्होंने कहा ये तो राष्ट्रीय पर्व है, देश की आज़ादी। देश की आज़ादी के बारे में आपको मालूम है कि कम्युनिस्टों की व्याख्या अलग है और उसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर मानते हैं, वो स्वराज नहीं मानते हैं, या मानते थे। तो जब चुनाव हुआ तो प्रकाश काराट जी SFI AISF का संयुक्त मोर्चा बना और वो विजयी हुए, और मुझे फ्री थिंकर्स की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। तो मैं कुछ वोटों से, कम वोट मेरे आए, तो मैं पराजित हुआ। लेकिन मुझे नेता विरोधी दल का दर्जा एक तरह से प्रकाश ने खुद दिया। साल भर चलता रहा। इस बीच में बिहार का आंदोलन शुरू हो गया। बिहार का आंदोलन, कांग्रेस की सरकार थी बिहार में और दमन का प्रबल प्रतीक था। तो धीरे धीरे कांग्रेस की साख घट रही थी और CPI और CPM में भी तनाव था, क्योंकि CPI उस समय भी इंदिरा जी के साथ थी, CPM खिलाफ थी और हम लोग तो खिलाफ थे ही। तो जो अगला साल आया उस समय फिर चुनाव हुआ, और उस समय मेरी रुचि नहीं थी, लेकिन मेरे मित्रों ने कहा कि अब प्रकाश काराट दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तब तक प्रकाश काराट जी को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का अखिल भारतीय प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो उनका दर्जा और ऊंचा हो गया। और हम लोग चाहते थे कि बिहार आंदोलन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ समर्थन दे। उनका ये कहना था कि जब तक उसमें जनसंघ और विद्यार्थी परिषद हम समर्थन नहीं, हम उसके सहानुभूति रखेंगे, समर्थन नहीं देंगे। और हम लोग इस किंतु परंतु के खिलाफ थे। तो फ्री थिंकर्स जब बना तो उसमें ये था कि कैंपस के सवालों पर फ्री थिंकर्स की भूमिका होगी, कैंपस के बाहर के लिए अपनी अलग अलग आज़ादी रहेगी। और मुझे, जैसा मैंने बताया कि जब प्रकाश जी ने बुलाया आंदोलन के लिए, सलाह मशविरे में जो कमेटी बनाई, फिर इलाहाबाद में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें हम लोग गए।
उसमें कुछ हमारे साथ एसएफआई के लोग भी गए और धीरे धीरे दरार पड़ने लगी। एसएफआई का जो हिंदी इलाका के लोग थे और मलयाली और बंगाली लोग थे, उनमें फासला होने लगा। दूसरे साल चुनाव हुआ तो मेरे दुर्भाग्य से और प्रकाश करात के दुर्भाग्य से मैं जीत गया। चुनाव हमारे और प्रकाश के बीच में नहीं था, चुनाव तो बिहार आंदोलन के समर्थन और न समर्थन के बीच में था। और जयप्रकाश जी ने फिर सम्मेलन किया तो हमको दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने सम्मेलन किया और उसमें अरुण जेटली जी को संयोजक और हमको सहसंयोजक बनाया। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक आंतरिक लोकतंत्र का संस्कार था। विश्वविद्यालय की सर्वोच्च समितियों में विद्यार्थियों की हिस्सेदारी थी, चुने हुए विद्यार्थियों, एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कैंपस के फैकल्टी कमेटी। और जो समावर्तन समारोह हुआ वो पहला और आखिरी था। हम लोगों ने कहा कि इसमें किसी मंत्री को नहीं बुलाइए, किसी नेता को भी मत बुलाइए। जब मंत्री और नेता दोनों सूची में से छंट गए तो बचा कौन। लेकिन तब भी हमारे उस समय के शैक्षणिक नेतृत्व की सूझबूझ कही कि उन्होंने कहा कि हम बुला रहे हैं ऐसे को तुम लोग ना नहीं कर पाओगे। किसको बुला रहे हैं? बलराज साहनी। बलराज साहनी शांति निकेतन में प्रोफेसर थे, प्रगतिशील थे, सिनेमा के कलाकार थे। उनका ये तो बहुत अच्छा नाम हम लोग रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों की भी सुन लीजिए। जब बलराज साहनी बोलेंगे उसके पहले कुलपति बोलेंगे। कुलपति और बलराज साहनी के बीच में हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष को भी बोलने का मौका दीजिए। अब जनतंत्र की हद थी कि उनका ठीक है छात्र संघ का अध्यक्ष बोलेगा, लेकिन क्या बोलेगा उसकी स्क्रिप्ट हम लोगों को पहले दिखा देना। कोई उल जलूल बातें ना करो, क्योंकि पूरा मीडिया होगा, देश के प्रतिनिधि आएंगे। तो हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट बनाई। ये बीसी कोशी जी छात्र संघ के अध्यक्ष थे। रात में बैठ के हम लोगों ने बनाई, उसको देखा डीन ने और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इसमें तो कोई एतराज़ की बात नहीं है, इसको हम लोग डुप्लीकेट करा देंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने थोड़ी शरारत की जो उचित नहीं था, अनैतिक भी था, कि हम लोगों ने उस स्क्रिप्ट को बदल दिया। जो विश्वविद्यालय को दिखाया था उससे अलग बहुत सख्त आलोचना का, रोजगार, शिक्षा, पूंजीवाद वगैरह वगैरह। और जब दूसरे दिन समावर्तन समारोह हुआ, कुलपति बोले, उसके बाद फिर हमारा छात्र संघ का अध्यक्ष बोला और जो बदला हुआ पाठ था वो उन्होंने वितरित किया और उनका चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें बड़ी सख्त आलोचना थी। फिर बलराज साहनी बोले। बलराज साहनी को जरूर हम ये कहेंगे कि उन्होंने उस भाषण को ना अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की, और कुलपति को भी कहेंगे कि कुलपति कह सकते थे माइक हटाओ, इसको हटाओ, कुछ नहीं किया। लेकिन विश्वासघात हो गया था। लेकिन ये जरूर था कि वहाँ पर एक संवाद की संस्कृति थी। मतभेद भी अगर हैं आपके तो अपना पक्ष आप रखिए, अपना पक्ष हम रखें। जैसे एक उदाहरण दे कि वहाँ छात्र संघ के बाद अध्यापकों विद्यार्थियों का छात्रावास की भी यूनियन होती थी। तो शुरू के 2 बरस लड़के लड़कियां साथ रहते थे, अलग अलग फ्लोर, अलग अलग प्रवेश द्वार, लेकिन खाना साथ और कॉमन रूम साथ, यानी कोई बहुत फासला नहीं था। अब नए हॉस्टल बन गए ऊपर, लड़कों के अलग, लड़कियों के अलग। लड़कों के हॉस्टल में लड़कियां नहीं आएंगी, लड़कियों के हॉस्टल में लड़के नहीं जाएंगे, जैसा हर विश्वविद्यालय में होता है। हम लोगों की जो छात्राएं थी वो आई, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत रिएक्शनरी फैसला है। लड़के के हॉस्टल में लड़कियां जाएंगी, लड़कियों के कमरे में लड़के जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? पहले जाते थे, खाना साथ खाएंगे। अब इतना विवादास्पद प्रस्ताव था, लड़कियों के कमरे में लड़के जाएंगे और लड़कों के कमरे में लड़कियां जाएंगी, तो घर वाले कई लड़कियों को तो दाखिला नहीं देंगे, कहेंगे वहाँ तो पूरी स्वच्छंदता है, तो पश्चिमी माहौल है। खैर, लेकिन उन्होंने हम लोग से बात की और हमारे एतराज का पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर दिया। समझौता भी हुआ। समझौता क्या हुआ कि लड़कों के कमरे में लड़कियां जाएंगी अपना नाम लिख करके गार्ड को, लड़कियों के कमरे में लड़के नहीं जाएंगे। लड़कों के हॉस्टल में लड़कियां आएंगी, खाना साथ खाएंगी, और लड़कियों के हॉस्टल में लड़के भी जाएंगे, लेकिन गेस्ट के तौर पर। ये नहीं कि कोई भी लड़का चला जाए बिना किसी परिचय के। इतनी नरमी उन्होंने रखी। ऐसे ही और भी तमाम अवसरों पर विश्वविद्यालय एक संवाद का परिसर बन गया। और दूसरा ये था कि छात्रावास में किसी को बुलाने में किसी की अनुमति की जरूरत नहीं थी। छात्र संघ के अध्यक्ष और छात्रावास के अध्यक्ष जिसको चाहे उसको बुलाएं। तो वहाँ अक्सर रात में 9 बजे के बाद व्यवस्था विरोधी आंदोलनों के लोग आते थे, भाषण देते थे, इंदिरा गांधी की आलोचना, इनकी आलोचना, उनकी आलोचना, और उससे विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कोई घबराहट नहीं होती। तो कहते लड़के हैं, इनको बोलने दीजिए, उनकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है। ऐसे ही जो
पढ़ाने का सिलसिला था, उसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ आए विजिटिंग प्रोफेसर बन करके, और दिल्ली विश्वविद्यालय में जिनको पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाने का मौका नहीं दिया उन लोगों को विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जैसा बड़ा पद दिया, और उन्होंने फिर अपने स्वतंत्र पाठ्यक्रम बनाया जिससे विश्वविद्यालय मशहूर हुआ। किसी वजह से हमारी पढ़ाई का और यूपीएससी के कोचिंग का सिलसिला एक जैसा हो गया, तो हमारे यहाँ के लड़के लड़कियाँ सिविल सर्विसेज में भी आने लगे, जिसकी कि लेफ्ट के लड़के आलोचना करते हैं। हालांकि लेफ्ट के लोग भी बाद में आईएएस आईपीएस हुए, आईएफएस हुए। वो एक उन्मुक्त ज्ञानार्जन का परिसर बना, और उसमें प्रवेश के नियमों में ऐसी नरमी बरती गई कि जो लोग वंचित समाज के थे उनको प्राथमिकता दी गई। तो खाली वंचित समाज का मतलब जाति का नहीं था, पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी का तो कुछ न कुछ था ही। लड़के और लड़की के बीच में भी अगर लड़के और लड़की का नंबर 1 है तो लड़की को 1 पॉइंट ज़्यादा दिया जाएगा। शहर और गांव के लड़के का नंबर 1 है तो गांव वाले लड़का जिसने गांव से हाई स्कूल किया है उसको, इस तरह से एक वंचित भारत का वहाँ अच्छा खासा प्रतिनिधित्व हुआ। और जब हुआ तो फिर वो परिवर्तन की बात भी होने लगी, और वहाँ से तमाम वैचारिक धाराओं के लिए प्रोत्साहन मिलने लगा। हाँ, वहाँ कांग्रेस का और विद्यार्थी परिषद का कभी शुरू के दशक में बहुत योगदान नहीं था, कोई उपस्थिति भी नहीं थी। जेएनयू में कुछ दूरी का भी था कि जितने दूर से विद्यार्थी आ रहा है उसके आधार पर भी कुछ सीटें आरक्षित हुई थी। नहीं, हम लोगों को ये मालूम था कि देश के जिलों को कई वर्गों में बांटा गया, तो अति पिछड़े जिलों के लड़कों को भी, जो अक्सर रिमोट एरियाज थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उसका भी उनको वेटेज मिलता था। इन वेटेज का आधार यही था कि आपका हाई स्कूल अगर ग्रामीण यानी गैर अंग्रेजी पाठ्यक्रम का है, गैर अंग्रेजी स्कूल का माध्यम का है, तो आपको वेटेज मिलेगा, और अगर आप अति पिछड़े जिले के हैं तो 1 पॉइंट और मिलेगा। ये था। एक बार मुझे विपिन चंद्रा साहब से मिलने का मौका मिला, तो उनसे बातचीत बस तब इतनी थी कि बस वो पूछते थे, मैं बताता था छोटी छोटी बातें, लेकिन उनके किस्से थे कि उनका यह अनुभव था कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, तो भले ही उनकी अंग्रेजी कमजोर होती, लेकिन आगे चल करके विकास उनमें ज्यादा दिखाई पड़ता है। ठीक है, आपकी क्या राय रही? नहीं, हम लोग तो चूंकि समाजवादी पृष्ठभूमि के थे जहाँ पिछड़ों को विशेष अवसर का सिद्धांत था, तो हम लोग तो उसके समर्थक थे ही कि ये ज्ञान के अर्जन का केंद्र है। अगर उसको सब मालूम ही होगा तो आप क्या पढ़ने क्यों आएगी या आएगा? तो उसको तो बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम है, लेकिन उसके अंदर क्षमता है कि नहीं है, उसके अंदर प्रवृत्ति है कि नहीं, रुझान है कि नहीं, इसको आप देखिए। सैकड़ों मील से चल के आ रहे हैं और खाली 2 जोड़ी कपड़ा है, 1 जोड़ी हवाई चप्पल है, क्यों आ रहे हैं? वो जानते हैं कि शिक्षा से ही भविष्य बनेगा, मौका तो दीजिए। लेकिन बिपिन चंद्रा जी के मुकाबले में, बिपिन चंद्रा जी तो शुरू से वामपंथी थे, लेकिन उनके मुकाबले में कुछ और थे जो अभिजातीय वर्ग के थे, जिन्होंने इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ाई की थी। उनका ये मानना था, हम लोगों ने एतराज़ किया कि क्या बात है कि अर्थशास्त्र विभाग के प्रवेश की सूची में 90% 95% कलकत्ता के लड़के लड़कियों का नाम रहता है। तो कहते थे कि वो सब मछली ज़्यादा खाते हैं और यूपी बिहार के लोग खाली दाल खाते हैं, तो उनको प्रोटीन कम मिलता है, तो प्रोटीन कम है तो उनका ब्रेन पावर भी कम होता है। हम लोग कहा ये सब जो आप उल जलूल सिद्धांत बता रहे हैं ये बिल्कुल बेसिर पैर की बातें हैं, और आप नीति बदलिए। तो उसमें फिर एक नई एडमिशन पॉलिसी बनाई गई। जब प्रकाश करात अध्यक्ष थे और उस साल मैं चुनाव हारा था, लेकिन मेरी भी भूमिका थी, उन्होंने मुझसे सहयोग भी लिया था। तो फिर धीरे धीरे पलटने लगा, और फिर ऐसा समय भी आया कि खान मजदूरों के लड़के लड़कियां पढ़ने आए जिनको अंग्रेजी का भी नहीं आता था, तो उनको अंग्रेजी न जानने की सज़ा नहीं मिली कि चले जाओ यहाँ से, बल्कि टीचर्स ने पैसा इकट्ठा करके उनको ब्रिटिश काउंसिल में 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स होता था, उनको पैसा दिया गया कि ये टेप रिकॉर्डर खरीदो, लेक्चर रिकॉर्ड करो, सुनो, सीखो। और उनमें से कई आज प्रोफेसर हैं, और कई हैं जो मिलते हैं तो कहते हैं कि अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोगों का तो जाने क्या होता। कई विकलांग थे, तब विकलांगों के बारे में सहानुभूति तो थी लेकिन नीति नहीं थी, तो उस समय विकलांगों के लिए भी हम लोगों ने, तब राष्ट्रीय नीति नहीं बनी थी, लेकिन तो ये सब जो चीज़ें हुई ये सफल प्रयोग हुए, जिसका कि राष्ट्रीय नीति निर्माण में भी कुछ प्रभाव रहा। उस समय जो आंदोलन चल रहा था विश्वविद्यालय में,
बहुत सारे छात्र नेता तो भूमिगत भी थे, तो और आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चले गए, तो इसको कुछ लोगों ने थोड़ा ऐतराज किया। हाँ। जैसा मैंने कहा कि वामपंथी दल के विद्यार्थी तो आंदोलन के विरोधी थे, सीपीआई का तो खुला समर्थन था इंदिरा जी की इस पार्टी को, सीपीएम भी आधी अधूरी थी, न इधर न उधर, और विद्यार्थी परिषद जैसी कोई चीज़ नहीं थी जेएनयू में। तो जब इमरजेंसी लगी तो जेएनयू निशाने पर हमलों के कारण था। जयप्रकाश जी को हम लोगों ने बुलाया था, जिसका एसएफआई ने विरोध किया था, या एसएफ तो खैर विरोधी थी। तो छात्रावास पर छापा पड़ा और अनायास लोगों को, सैकड़ों विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से बाद में कोई आईएएस हुए, आईएफएस हुए, आईपीएस हुए, सरकार के सेवक बने। कुछ विद्यार्थी मीडिया में भी गए, कुछ राजनीति में भी आए। भूमिगत तो कम, हमारे एक बाद में बहनोई हुए सुदीन भदौरिया, उनको हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया, बड़ौदा डायनामाइट के वो संपर्क में थे जॉर्ज फर्नांडिस के। तो ज़्यादातर समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग थे, सर्वोदय के लोग कम थे ही जेएनयू में शुरू से ही। और जो आंदोलन चला उसमें एसएफआई के एक छात्र नेता जो आजकल फिर गिरफ्तार कर लिए, प्रवीर पुरकायस्थ था, उनको देवसा त्रिपाठी होने के गलतफहमी में गिरफ्तार कर लिया गया और आखिर तक नहीं छोड़ा गया। 19 महीना वो बेचारा निरपराध, पकड़ना था क को, पकड़ लिया ख को, और ख को अब छोड़ नहीं रहे हैं। और उस समय का डीआईजी था भिंडर, उसको बाद में शाह कमीशन ने दोषी भी ठहराया। लेकिन चूंकि मेनका गांधी जो जेएनयू की छात्रा थी, उनको क्लास में जाने से रोक दिया था त्रिपाठी ने, तो उन्होंने उसकी कसक दूर करने के लिए कहा कि इसको तो हम जेल में बंद करवा के मानेंगे। तो उस समय प्रधानमंत्री का बहू होना, प्रधानमंत्री का बेटा होना अपने आप में एक्स्ट्रा अथॉरिटी थी और सारी सरकार उनके इशारों पर नाच रही थी। तो कई विद्यार्थी जेएनयू के बहुत सताए गए। हमारा जहाँ तक था, हम आंदोलन के शुरू के दिनों से ही साथ थे, बल्कि उसके पहले से बीएचयू से हम लोग निकाले गए थे। उस समय जयप्रकाश जी ने हमारे निष्कासन में हस्तक्षेप करने से मना किया। उन्होंने, कोई कुलपति अपने विश्वविद्यालय में गड़बड़ी कैसे करेगा, तुम ही लोगों ने कुछ गड़बड़ी की होगी, जाओ उनसे माफ़ी मांगो और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करो, फिर देश का काम करना। ये जयप्रकाश जी का रुख 1971-72 में था। वही जयप्रकाश जी 1974 आते आते पूरी तरह से इस बात के आश्वस्त हो गए कि नई क्रांति का नायक युवा होगा, युवा शक्ति। तो उन्होंने स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया, यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया। हम लोग उनसे कई साल पहले से इस समझ के थे, हम लोगों को भारत सरकार से कोई खास आशा नहीं थी। लेकिन हमारी जहाँ तक परिस्थिति थी, एक बार हम बीएचयू से निकाले जा चुके थे, बीएचयू का दरवाज़ा हमारे लिए बंद था। गोल्ड मेडल होने के बावजूद न हमको फेलोशिप बीएचयू ने दी, न पढ़ाने का मौका दिया। तो जेएनयू जब हम आए तो हमको अपनी पढ़ाई पूरी करना है, ऐसा एक तरह का परिवार का भी था और हमारा भी था कि जब पढ़ लिख लेंगे फिर आगे काम करेंगे। हम राजनीतिक परिवार के थे, तो हमको मालूम था कि शिक्षा पूरी करने पर ही हम किसी लायक हो पाएंगे, वरना हम अपने आंदोलन के लिए भी बोझ रहेंगे। तो जब पहला चुनाव हुआ तो साल भर तो हमारा लगा ही, और जयप्रकाश जी ने साल भर का समय देने के लिए कहा था। जब जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी की चुनौती के जवाब में कहा कि ठीक है चुनाव होगा, उसमें देखा जाएगा, अभी आंदोलन को हम लोग अभी चुनाव की तरफ मोड़ते हैं, तब हमने जयप्रकाश जी से पूछा कि हम लोग तो आए थे आंदोलन के लिए, अब तो चुनाव होगा, चुनाव में दलों की भूमिका होगी, तो हम लोगों की क्या भूमिका होती? जयप्रकाश जी ने कहा तुम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करो, गाँव में जाओ, लोक समिति बनाओ, गाँव में जाना ज़्यादा जरूरी है। उसी समय एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है, नेशनल फेलोशिप टू स्टडी अब्रॉड। हमारे कुछ विद्यार्थी में तो पहले उसमें चयन हो चुका था, उन्हीं लोग कहने पर उन्होंने कहा तुम्हारा भी हो जाएगा, तुम क्यों नहीं। और हमारा शुरू से आईएएस या सिविल सर्विस में कोई आकर्षण नहीं था, तो वो फॉर्म भी हमारे एक मित्र ही ले आए, भर दिया था, मैं अपीयर हुआ, मैं सेलेक्ट भी हो गया था। लेकिन इसी बीच में छात्र संघ का चुनाव लड़ने के कारण मैं अध्यक्ष हो गया। तो मैंने शिकागो विश्वविद्यालय को लिखा कि मैं अभी तत्काल ज्वाइन नहीं कर सकता, मुझे एक सेमेस्टर की छूट दी जाए। इस बीच में आंदोलन के कारण कोई फाइल वाइल रही होगी, उसमें पुलिस क्लियरेंस भी लेनी होती है, पुलिस क्लियरेंस ही हमको न दें। तो राज्यसभा में राजनारायण जी ने सवाल उठाया कि अब आपकी सरकार इतनी ज़्यादा पक्षपाती हो गई है कि हमारे एक लड़के का चयन हुआ है, उसको आप वजीफा नहीं दे रहे हैं बाहर जाने के लिए। तो उस समय कांग्रेस के एक दूसरे मेंबर पार्लियामेंट थे, हम लोग को जानते थे, देवेंद्र द्विवेदी, उन्होंने हाउस में कहा कि नहीं नहीं राजनारायण जी को गलतफहमी हो गई है, मैं
इस विद्यार्थी को भी जानता हूँ और इस प्रसंग को भी जानता हूँ। और नूरुल हसन ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा, सरकार सबकी है। तो ये सब हुआ हमारे साथ, तो हमारी स्कॉलरशिप क्लियर हुई। लेकिन अफवाह ये फैली कि इंदिरा गांधी ने आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष को वजीफा दिया और वो अमेरिका चला गया। तो अब वो बात तो देखने में दूर से ठीक ही लग रही थी कि आंदोलन में आप थे, जयप्रकाश जी ने आपको को कन्वीनर बनाया था। असलियत हमको मालूम थी, विद्यार्थी परिषद और हम लोगों का बहुत तनावपूर्ण रिश्ता था। और कमेटी तो जैसे बनती है बन गई, लेकिन उसकी कोई भूमिका नहीं थी। तो जब पहली मीटिंग हुई तो तभी ये राम बहादुर राय और कई और लोग थे मीटिंग में, अरुण जेटली, और बाहर दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोला तो हमारे दो साथियों में से एक का कुर्ता फटा हुआ था, जो दिल्ली का कन्वीनर था आर्यभूषण भारद्वाज। एक का चश्मा टूटा हुआ था, दोनों रो रहे थे। क्या हुआ भाई? तो विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने हम लोगों को पीटा है। तो हुआ कि ये हम लोगों की एकता है, यही लोग मिलकर आंदोलन करेंगे, इंदिरा गांधी के खिलाफ करेंगे। तो ये माहौल था, आपस में बहुत तनाव का रिश्ता, कब्जा करने की मानसिकता थी। और आंदोलन पूरी तरह से एक तरह से दिशाहीन और गतिहीन हो चुका था। वो तो 12 जून को अगर इंदिरा जी का फैसला ना आता, जिसमें इंदिरा जी की मेंबर लोकसभा कैंसिल हो गई, तो आंदोलन में कोई प्राण नहीं बचा था। खैर, तो जब जयप्रकाश जी से हमने पूछा, जयप्रकाश जी ने कहा कि जाओ अपनी पढ़ाई पूरी करो। सौभाग्य से जब मैं आखिरी दिन मतलब उनसे अंतिम विदाई के लिए गया तो वो दौरे पर थे, लौट के आया तो उन्होंने हमको एक टेलीग्राम भेजा। वो टेलीग्राम ने अभी तक बचा के रखा। हमारी पीएचडी डिग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो टेलीग्राम है कि जयप्रकाश जी के अनुमति और आशीर्वाद से हम गए थे। इन अफवाह का तो कोई सिलसिला होता नहीं है। तो फिर जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ जेएनयू के कुछ विद्यार्थी पहले से पहुँचे थे, और अमेरिका में लोगों की रुचि थी भारत के बारे में जानने की, भारतीय प्रवासियों के। अमेरिकी समाज को ज़्यादा रुचि नहीं थी। तो एक आध लेक्चर देने मैं गया, वहाँ कुछ और लोग श्रोताओं में आए। उन्होंने हमको फिर बुलाया कि हम लोग यहाँ पर नागरिकों का कुछ संगठन है जो विकास के कामों में रुचि लेता है, आपका हम एक व्याख्यान माला कराना चाहते हैं, पूरे अमेरिका का दौरा। हमको कोई एतराज़ नहीं है। तो उन्होंने हमारा व्याख्यान का कार्यक्रम रखा जून जुलाई में। सरकार के दुर्भाग्य से हमारी तो तैयारी दूसरे कारणों से थी। उसी समय इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लगी तो हमारा ढांचा तैयार था। हम लोगों ने तुरंत 48 घंटे में जाके अमेरिकन दूतावास जो भारत का था वहाँ प्रदर्शन किया, और उसके बाद फिर अगले 19 महीने इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी समूह बना करके जो भी लोग वहाँ अंडरग्राउंड के पहुँचे, लैला फर्नांडिस, राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, 1 दर्जन लोगों का हम लोगों ने व्याख्यान कराया। लेकिन उसके बदले फिर हमारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई। हमको चेतावनी आई एम्बेसी से कि आपको तो पढ़ने के लिए भेजा गया था, आप ये सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तो हमने कहा पता लगा लीजिए, हमारी पढ़ाई लिखाई ठीक चले। यूनिवर्सिटी से पूछा तो कहा कि ये तो बहुत ही तेजस्वी विद्यार्थी, हमको इससे बहुत आशाएं हैं, और बाकी क्या करता है इससे हमको क्या लेना देना है। इन्होंने हमारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दिया और कहा कि तुरंत भारत लौटिए, डिपोर्ट करने का। लेकिन वहाँ के छात्र संघ ने फिर हमारे समर्थन में डिफेंड आनंद कुमार कमेटी बनाई और विश्वविद्यालय पर दबाव डाला कि हमारी फीस माफ़ कर दी जाए। और फिर हमारे खर्चे का जो किराया और खाना और पीना, पैसा तो 1 रुपया नहीं था। तो विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम जॉब की व्यवस्था थी, ये चपरासी का काम, गार्ड का काम। फिर गर्मी में छुट्टी में वो भी नहीं था। तो शिकागो ट्रिब्यून वहाँ के एक बड़ा अखबार है, जैसे हम लोग का टाइम्स ऑफ इंडिया है या इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने हमारे पक्ष में संपादकीय लिखा था। तो हमको लगा कि हम पीएचडी स्कॉलर हैं, तो कुछ कॉलम वॉलम लिखने का काम देंगे। उन्होंने हमको काम तो दिया, लेकिन उनका जो डाक विभाग था उसमें क्लास 4 का काम दिया, मामूली मिनिमम वेजेस पर। तो जाते थे, 8 घंटा काम करते थे, उससे जो आमदनी होती थी उससे 19 महीने हमारा खर्च चला। तो इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी ने उस समय इमरजेंसी के विरोध में जनमत बनाने में उत्तरी अमेरिका में बहुत काम किया। तो फिर जो हमारे ऊपर आक्षेप था कि आंदोलन छोड़ के चले गए, बीच में चले गए, चूँकि हमने कम्युनिस्ट मित्रों को हराया था, तो उनका तो अगले 4-5 साल भाषण ही ये होता था कि अगर आप किसी और को जिताएंगे तो आनंद कुमार की तरह से बीच में छोड़ के चले जाएंगे। उतना तो उनका सच था ही कि हम एक ही सेमेस्टर प्रेसिडेंट रहे, सेकेंड सेमेस्टर में हमने किसी और को बनाया, और हमारे जाने पर जो उपचुनाव हुआ उसमें सीपीएम के लिए दीप त्रिपाठी चुनाव जीते। तो वो एक जो जानते थे वो तो जानते थे कि हमारी क्या परिस्थिति, लेकिन जो नहीं जानते थे या जो तटस्थ थे उनको ये लगा कि सचमुच इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश के एक सिपाही को तोड़ लिया। उसमें आपको
कितने व्याख्यान दिए थे सर? 26 व्याख्यान दिए थे अलग अलग 26 या 27 क्या- विश्वविद्यालय और शहरों में। तो उसमें कोलंबिया था, विषय उसमें क्या थे? विषय था भारत की समकालीन राजनीतिक परिस्थितियां। तो आधे समय में तो अभी कुछ हुआ नहीं था, आंदोलन की बात थी कि आंदोलन क्या है, क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक प्रतिक्रियावादी आदमी, क्योंकि इंदिरा जी की छवि बहुत अच्छी थी। इंदिरा जी ने वियतनाम युद्ध का विरोध किया था, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, इंदिरा जी ने पाकिस्तान की लड़ाई में सोवियत संघ के साथ समझौता किया था। तो जो कम्युनिस्ट लॉबी थी अमेरिकन समाज में वो, और जो युद्ध विरोधी लॉबी थी, वियतनाम युद्ध विरोधी लॉबी, वो सब इंदिरा जी के बड़े प्रशंसक थे। भारतीय समाज में भी जैसे आजकल मोदी मोदी होता है, इंदिरा गांधी की बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो हम लोग जब आलोचना करने निकले, हमारे जैसा आदमी, एक पीएचडी विद्यार्थी, हमारे क्या औकात, तो कहते थे कि ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर सरकार कुछ गलत भी कर रही है तो उसको हम लोग कम से कम अमेरिका में न कहें, चिट्ठी लिखें, विरोध करें वगैरह वगैरह। लेकिन जब इमरजेंसी लग गई और जयप्रकाश जी को CIA एजेंट और सब कहा गया, तब उनको लगा कि ये बात तो ठीक कह रहे थे। तो हम लोग का एक अच्छा खासा ग्रुप बन गया, अच्छा खासा मतलब 70-80 लोगों का। और फिर हम लोग नॉम चॉम्स्की और एडवर्ड कैनेडी, इस तरह के जो शिखर पुरुष थे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, उन लोगों का समर्थन मिला। उनकी चिट्ठियाँ आई तो इंदिरा गांधी बड़ी घबराई, क्योंकि इंदिरा गांधी को राष्ट्र की जो छवि थी उसकी बहुत चिंता नहीं थी। सेंसरशिप था, कम्युनिस्ट साथ थे, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी थी, लेकिन विदेशों में उनकी छवि खराब हो रही है, इसको लेकर के वो बहुत घबराई। जो बाद में हम लोगों को मालूम पड़ा, किताब लिखी उनके सलाहकार PN धर ने, उस किताब में उन्होंने विवरण लिखा कि इंदिरा जी जो विदेश में, खासकर इंग्लैंड में और अमेरिका में जो उनकी आलोचना हो रही थी, क्योंकि हम लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स और लंदन टाइम्स वगैरह में विज्ञापन निकलवाए, और जो भारतीय समुदाय के अखबार थे उसको अक्सर हम लोग रिपोर्ट भेजे। हम लोगों ने अपना अखबार निकालना शुरू किया, इंडियन ओपिनियन। ये जो अंडरग्राउंड से रिपोर्ट आती थी, कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण, वो सब छापते थे। तो एक समानांतर प्रबंधन हम लोगों ने कर लिया, और इमरजेंसी के बारे में ये तो हो ही गया कि ये उचित नहीं है। सरकार का प्रचार तो बहुत ज़बरदस्त था, फिर सरकार की तरफ से लोग आए भाषण देने के लिए, जैसे हम लोग गए तो उन्होंने भी भेजा। और वहाँ पर जैसे आज आपके बच्चों को कहा गया सवाल पूछो, तो सवाल बहुत सख्त पूछे जाते थे, वो भड़क जाते थे, उनकी आदत नहीं थी सवाल जवाब की। वो कहते थे भारत आइए तब बताएं आपको कि हमारी क्या व्यवस्था है। लोग और नाराज होते कि तो यहाँ गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे हैं, तो वहाँ क्या करते होंगे। सर, जब आप JNU में शिक्षक हुए तो वहाँ के जो और शिक्षक थे उनसे आपके संबंध कैसे थे? नामवर जी से, योगेंद्र सिंह से? ये मेरा सौभाग्य था कि मैं JNU में पढ़ाने के पहले 10 साल बनारस में पढ़ा चुका था। तो उस 10 साल में हर साल हम एक राष्ट्रीय संवाद करते थे BHU में, इन सब लोगों को बुलाते थे, तो हमारी जो गतिविधियां थी उनको मालूम थी। यहाँ मैं अध्यापक संघ का महामंत्री भी हो चुका था BHU में। तो जब मैं JNU में गया तो हमारे जो समकालीन कई लोग शिक्षक थे, कुछ थे जो प्रतिपक्षी थे, CPI CPM से जुड़े थे, लेकिन अनेक थे जो हमारे समर्थक थे। चुनाव में 2 बार लड़ा था तो हमारे वोटर भी थे। और दूसरे ये जो आचार्य विद्वान थे, उनको मालूम था कि हम पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं, हम लोग कोई हुल्लड़बाज नहीं। BHU का गोल्ड मेडल था, नेशनल फेलोशिप थी, अमेरिका की PhD थी, और 10 साल का शिक्षक हूँ। तो मेरा एक तरह से बहुत आत्मीयता के साथ स्वीकार ही हुआ। और तब तक लेफ्ट और कांग्रेस की भी दूरियां बहुत हो चुकी थी, और जनता पार्टी प्रयोग विफल हो चुका था। तो हमारा भी कोई राजनीतिक संपर्क उस तरह का जीवन किसी दल से नहीं था। मैं इन लोगों से बहुत क्षुब्ध था। हमारे जो समाजवादी नायक थे, मधुलिमय, राजनारायण, किशन पटनायक, ये लोग मिल के नहीं चल रहे थे। तो हम लोगों को लगा कि इस झगड़े में, बुजुर्गों का झगड़ा, इसमें हम लोग को नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम सक्रिय तो थे ही। तो फिर अध्यापक संघ के हम महामंत्री का चुनाव लड़े, मित्रों ने कहा लड़ो, और हम जीत गए। तो फिर उसके बाद 2 साल बाद फिर अध्यक्ष बने, फिर 2 साल बाद फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। उसी समय बिरला अंबानी रिपोर्ट आई, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री थे, और प्रधानमंत्री ने मुकेश अंबानी और मोहन कुमार मंगलम बिरला को जिम्मा दिया कि भारत की शिक्षा सुधार के लिए एक दस्तावेज बना। उन्होंने बहुत वाहियात
शिक्षा के व्यवसायीकरण का दस्तावेज बनाया। तो मैं चूंकि अध्यक्ष था फेडरेशन का, सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों का हमने मीटिंग की और बहुत सख्त विरोध किया। इतना विरोध प्रबल हुआ कि उनको वो नीति वापस लेनी पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की उन थोड़ी सी नीतियों में से जिसको कि सरकार ने सार्वजनिक तौर पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि जल्दीबाजी में हो गया, हम इसको वापस लेते हैं। और हमारा जो पढ़ाने का काम मिला उसमें भी हमने कुछ नए पाठ्यक्रम को शुरू किया। एक था भारतीय सामाजिक चिंतन। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे कि गांधी के बारे में, विवेकानंद के बारे में, अरविंद के बारे में, अम्बेडकर के बारे में पढ़ाना चाहिए। हम लोग पढ़ते उनको जरूर हैं, लेकिन आंदोलनों के संदर्भ में कि ये आंदोलन हुआ, वो आंदोलन हुआ, उनका विचार भी है, उसको पढ़ाइए। तो कहा कौन पढ़ाएगा? हमने कहा हम पढ़ाएंगे। तो हमने पढ़ाना शुरू किया। तो वो कोर्स किसी वजह से काफ़ी लोकप्रिय हो गया, क्योंकि यूपी सिविल सर्विस में भी वो कोर्स काम आने लगा, यूपीएससी में। दूसरे उसको पढ़ाते समय हम कुछ अतिथि व्याख्यान भी कराते थे। तो विपिन चंद्रा, नामवर सिंह, ये लोग लेफ्ट के लोग थे, लेकिन हमारे कार्यक्रमों में आते थे। तो एक तरह से एक नया अध्याय हमारे लिए शुरू हुआ, जहाँ हमारी पहचान एक सजग बुद्धिजीवी की हुई और एक सक्रिय शिक्षक नेता की हुई और एक प्रयोगशील समाजशास्त्री की। योगेंद्र सिंह और प्रोफेसर टी.के. उमन ने हमको बहुत स्पेस दिया। तो उसी समय एक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव आया कि ग्लोबल स्टडीज़ का गैर अर्थशास्त्रीय पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन इसको उन्होंने एक आर्थिक घटना माना था। तो मैनेजमेंट वाले पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स वाले पढ़ते थे, लेकिन नॉन मैनेजमेंट नॉन इकोनॉमिक्स का भी एक पक्ष है, संस्कृति का पक्ष है, साहित्य का पक्ष है, सभ्यता का पक्ष है। उसका इन्होंने हमको संयोजक बना दिया। तो अगले 15 बरस हमने ग्लोबल स्टडीज प्रोग्राम का संचालन किया। उसमें हर गर्मी की छुट्टियों में मुझे जर्मनी जाके पढ़ाने का मौका मिलता था और बाकी समय में अनेकों देशों के लड़के लड़कियां एक सेमेस्टर के लिए पढ़ने आते थे। तो उससे हमारा दायरा धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय हो गया। इधर समाजशास्त्र परिषद में भी पहले मुझे महासचिव के लिए चुना लोगों ने, फिर अध्यक्ष के लिए तो निर्विरोध 2-2 बार मौका मिला। तो एक बार मैं अध्यक्ष रहा, एक बार महामंत्री रहा। जब मैं अध्यक्ष रहा तो हमने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बुलाया उसका उद्घाटन करने के लिए। तो ये सब हमारे लिए एक सकारात्मक दौर रहा। जेएनयू में पढ़ाने का मौका मेरे जीवन का स्वर्णिम पक्ष था। उसमें अच्छे विद्यार्थी मिले जो आज भी हमारे सहयोगी हैं और हमारा अपना विस्तार हुआ, विकास हुआ। तो क्या चीज़ें थी जब आप सोशलिस्ट विचारधारा से इतने गहरे स्तर जुड़े होने के बावजूद आप आम आदमी पार्टी के साथ आते हैं, और इसके पहले आप उस समय का जो विरोध शुरू हुआ था उसके केंद्र में आते हैं? देखिए, हम तीसरी पीढ़ी के समाजवादी कार्यकर्ता रहे, तो हमको उसका गुण दोष का अंदर से अंदाज था। हमारे परिवार में हमारा जो मातृपक्ष था वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का था और 52 से एक पारिवारिक सीट जैसी थी, जहाँ पहले हमारे नाना जी एमएलए हुए, फिर हमारे मामा जी हुए, फिर हमारी बहन हुई। और पितृपक्ष से हमारे चारों यानी पिता, ताऊ, 2 चाचा लोहियावादी थे। तो हमको समाजवादी आंदोलन के जो अंतर विरोध थे, समस्याएं थी, उनका अंदर से अंदाज था। दूसरा, जयप्रकाश आंदोलन में हमने जो महसूस किया कि उसमें से संसदीय राजनीति को तो बल मिला ही, लेकिन संसदीय राजनीति के दायरे के बाहर भी नक्सलवादियों से लेकर सर्वोदय तक को एक नई पीढ़ी का लाभ हुआ। तो आंदोलन अपने आप में अगर वो हिंसक नहीं है तो काफ़ी कुछ सकारात्मक कर सकता है, ये मेरी मान्यता थी। अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ तो मैं उसका आलोचक था, लेकिन मैं सहानुभूति रखने वाला था कि इसके अंदर जैसे उन लोग नारा लगाते थे अन्ना नहीं आंधी है, देश का नया गांधी है, तो हमने लेख लिखा कि गांधी को छोड़ दीजिए, अन्ना पर ही टिके रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्ना खुद कहते थे कि हम तो गांधी जी के पाँव की धूल भी नहीं है। ऐसे ही टीम अन्ना एक बन गई थी। तो हमने कहा कि टीम अन्ना सर्वोत्तम लोगों का संकलन नहीं है, अभी और भी लोग हैं जो बाहर हैं, उनको जोड़िए। ऐसे ही जब लोकपाल आंदोलन की बात हुई कि लोकपाल का नियम बन जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो हमने कहा नहीं, सत्ता के विकेंद्रीकरण के बिना भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। सत्ता का केंद्रीकरण इतना हो जाता है कि अधिकार अनुपात से ज़्यादा हो जाता है। खैर, ये सब चलता रहा। फिर
ये लोग भी हमारे संपर्क में रहे, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण वगैरह। फिर एक मोड़ ऐसा आया जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे और सरकार ने वादा करके लोकपाल बिल का पेश जब किया तो रात को 12 बजे वो फाड़ दिया एक विरोधी दल के एक अन्य सरकार समर्थक सहयोगी ने। तो हुआ कि अब तो बिल नहीं आएगा और अन्ना की जान अटक गई। तो एक प्रस्ताव आया कि सरकार के इस हठधर्मी और वादा खिलाफी के खिलाफ कुछ वरिष्ठ नागरिक हस्तक्षेप करें। तो कुलदीप नायर जी ने एक स्टेटमेंट बनाया और हमको भी फ़ोन किया योगेंद्र यादव ने कि एक ऐसा स्टेटमेंट बना है कि हम लोग अपील करते हैं कि एक वैकल्पिक संगठन बनाइए और आप सरकार के वादा खिलाफी पर शहीद मत होइए, ये गलत हो जाएगा, अनुचित होगा। हमने कहा ये तो ठीक बयान है। तो बयान हमने भी साइन किया, दूसरे दिन अखबारों में छपा। उसी बयान के आधार पर अन्ना ने अपना अनशन तोड़ा। फिर हुआ कि अब आगे क्या किया जाए। तो अन्ना ने एक 50-60 लोगों का संवाद आयोजित किया। उसमें अनुपम खेर, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, एडमिरल रामदास, हम सब लोग। तो अन्ना ने कहा कि अब चुनाव हो जाने दें, तब आंदोलन को पुनः हम लोग चलाएंगे। हमारा ये कहना हुआ कि आंदोलन का जो लाभ है वो अगर विकल्प आप नहीं देंगे तो बीजेपी को मिलेगा। किरण बेदी वगैरह कहना था कि हम लोगों को चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हम लोग कहना था कि नहीं, पार्टी बनानी चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। अब 2 हिस्सा हो गया। अन्ना ने कहा कि अब हमारा इससे कोई संबंध नहीं, अब हमारा नाम भी इस्तेमाल मत करिएगा और ये और वो। कोई बात नहीं। तो जब पार्टी बनने लगी तो उन्होंने एक सम्मेलन किया देश भर का और कार्यकारिणी बनाई। तो हमसे कहा कि आप इसमें रहेंगे। हमने कहा कि नहीं, हम तो चूँकि बयान दे चुके हैं तो हम इसमें कमिटेड हैं कि एक वैकल्पिक ढांचा बनाइए। और हमको जेपी आंदोलन का शुभ और अशुभ दोनों मालूम था, तो हम उसके साथ शामिल हो गए और इन्होंने हमको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा। फिर हुआ कि विधानसभा का चुनाव होगा, हम लोग चुनाव में उतरे। हम चुनाव में उम्मीदवार तो नहीं बने, लेकिन हमने प्रचार किया। और दिल्ली विश्वविद्यालय का जो विधानसभा क्षेत्र था, वहाँ हमारे एक मित्र डॉक्टर हरीश खन्ना महामंत्री थे अध्यापक संघ के, उनको हम लोगों ने आग्रह किया, लड़े, वो जीत भी गए। तो सब सकारात्मक अनुभव थे। फिर लोकसभा का चुनाव हुआ। ये सरकार तो गिर गई क्योंकि जो समर्थन था वो 8 विधायकों का कांग्रेस का बिना शर्त समर्थन था। लेकिन जब ये लोकपाल विधेयक मूव किया तो शीला दीक्षित को खतरा हुआ कि हमको तो अब सजा होगी, तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। मध्यावधि चुनाव का हुआ, तब तक फिर लोकसभा चुनाव का हुआ। तो लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने कहा पूरी ताकत लगाएंगे। देश भर से 400 लोग उम्मीदवार बने। हमसे कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो हमने कहा हम तो जेएनयू में पढ़ाते रहे हैं और हमारा दायरा तो जेएनयू के आसपास का है। कहा नहीं, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय है और जमुना पार की सीटें हैं, वहाँ से लड़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ भी थोड़ा बहुत हम लोगों का काम था, पहले से एक लोक शक्ति अभियान संगठन बना रखा था। तो कहा ठीक है, लड़ेंगे। लेकिन इच्छा या लक्ष्य था कांग्रेस को हराने की। कांग्रेसी चुनाव के चर्चा में, टेलीविजन की चर्चा में चिकोटी ये काटते थे कि हम लोगों को तो जनता ने वोट दिया है, आप किस बूते पर जनता का प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं? आप तो कभी चुनाव भी नहीं लड़े, चुनाव लड़े तो छात्र संघ का, अध्यापक संघ का, ये क्या है? तो हमारे मन में उसकी भी कसक थी कि इनको सबक सिखाना है। और वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जयप्रकाश अग्रवाल जी, और सिटिंग एमपी थे। वो हारे ही नहीं, उनकी जमानत जब्त हो गई। तो हार तो हम भी गए, 4.5 लाख वोट मिला था, लेकिन हमको हारने का अपना अफसोस नहीं था, उनको हराने का लक्ष्य था, वो पूरा हो गया। लेकिन देश भर में जो अन्ना आंदोलन से जुड़े आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लड़े थे, उसमें हमको ओपन सीट पे सबसे ज़्यादा वोट मिला था। मेधा पाटकर वगैरह, योगेंद्र यादव, सबके वोट काफ़ी कम थे, तो उसका भी संतोष था। लेकिन फिर वही जो जवाहरलाल नेहरू और लोहिया का मतभेद हुआ, एक व्यक्ति एक पद पर है, या तो मुख्यमंत्री बनो या संगठन के संयोजक। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम दोनों रहेंगे, पार्टी के भी हेड रहेंगे, सरकार के भी हेड रहेंगे। इसका सब लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने विरोध किया। और फिर उन्होंने अपने तरीके से एक सम्मेलन करके हम 4 लोगों को निकाल दिया। तो जब निकाल दिया तो एक समानांतर संगठन बनाने की चुनौती हुई। हमसे इन्होंने कहा कि आप इसके राष्ट्रीय संयोजक बन जाए स्वराज अभियान के। हमने कहा कि नैतिकता का तो तकाजा ये है कि हम बने। फिर हम 2 साल इनके राष्ट्रीय संयोजक रहे। लेकिन
जो हम लोगों के लोग एमएलए बन गए थे उनको हम लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए नहीं कहा, क्योंकि हम लोग एमएलए बन गए तुमको रोज पुलिस कचहरी अस्पताल विद्यालय कराना पड़ेगा, बाहर निकलोगे लोग आपको गाली देंगे कि आपको वोट दिया बेकार हो गया, और वहीं रहो। तो काफ़ी लोग वहाँ रहे, अभी भी काफ़ी लोग वहाँ हैं, और उनकी जो अपनी हरकतें थी वो समझते थे चालाकी से राज चलता है। आधी कैबिनेट उनकी जेल में है, आरोप उन पर 100 करोड़ के घपले का है। सीटें उन्होंने राज्यसभा की बेच दी, तो उनके जो समर्थक थे कुमार विश्वास आशुतोष वगैरह उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया। लेकिन वो अनुभव बड़ा दुखद था, क्योंकि हजारों लोगों के मन में जो आशा थी कि कुछ किया जा सकता है आंदोलनों के जरिए, वो आशा निराशा में बदल गई। और फिर एक दशक लगेगा कि नई पीढ़ी आएगी और उसका विश्वास, लेकिन अभी तो जिससे भी बात करिए, और इसीलिए हम लोग इस समय जिस कांग्रेस के विरोध में आज से 10 साल पहले ज़मीन पर उतरे थे, आज उसी को आधार बना के और पार्टियों को जोड़ने की मजबूरी है। अभी पिछले दिनों जो कुछ हुआ बनारस में, उसमें आपने बड़ी भूमिका का निर्वाह किया लोगों को जोड़ने में। क्या लगता है कि ये जो गांधी के साथ संबंध है वर्तमान सरकार का, वो कैसा है? क्योंकि एक तरफ गांधी भक्ति की बात हिंदुस्तान से बाहर होती है, और हिंदुस्तान में जब होते हैं तो संस्थाओं पर, खासतौर से गांधी संस्थाओं पर, गांधी के पोस्टरों को लेकर के कई बार कुछ आपत्तिजनक चीजें आती हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, गांधी का जो रास्ता है वो राष्ट्र निर्माण का टिकाऊ मार्ग है। आप नहीं मानिएगा तो आपको नुकसान होगा। जैसे गांधी की बात नहीं मानी तो भारत का बंटवारा हो गया, गांधी की बात नहीं मानी तो छुआछूत को लेकर के आज तक एक शर्मनाक सच है कि विधायक तो हैं, सांसद भी हैं, मंत्री हैं, राष्ट्रपति तक बन गए, लेकिन गांव में खाट पर बैठने का, मानवोचित आचरण का अभी संस्कार नहीं बना है। ऐसे कृषि की उपेक्षा आपने की तो तमाम प्रयोगों के बाद किसान घेर रहा है और आप उसको देश की राजधानी में घुसने नहीं दे रहे, अपने इतने डरे हुए हैं। रोजगार निर्माण की बात गांधी ने कही थी, और आज जॉबलेस ग्रोथ का सच है। तो गांधी का विरोध एक तरह से राष्ट्र निर्माण का विरोध है, और आपका गांधी से विरोध इस हद तक चला गया है कि आप उसको मटियामेट करना चाहते हैं। जो विदेशी हमलावर थे उस अंदाज में आप उनके आस्था केंद्रों को ढहा रहे हैं। आपने माओवादियों का एक आस्था केंद्र नहीं ढहाया, आपने आतंकवादियों का नहीं ढहाया, आपने गांधीवादियों का, बनारस का जो प्रकाशन केंद्र था, साहित्य केंद्र था सर्व सेवा संघ का, उसको मटियामेट कर दिया। क्यों डरते हैं आप गांधी? क्योंकि गांधी का विचार आपके लिए एक चुनौती और एक चेतावनी है। तो हमने तो इसलिए इसमें योगदान किया कि हमने अपने से ये पूछा कि अगर जयप्रकाश नारायण जी आज जिंदा होते तो हमसे क्या अपेक्षा करते? वो यही अपेक्षा करते कि तुम विरोध में सहयोग करो। तो हम लोगों ने बिना शर्त सर्व सेवा संघ के साथ विरोध किया। अब सर्व सेवा संघ एक जर्जर संगठन है, उसका 19 राज्यों में 145 जिलों में संगठन है, लेकिन अधिकांश संगठन अंतर्विरोधग्रस्त हैं और नया खून उसमें है नहीं। फिर भी जैसा है वो उसको सुधारने का काम बाद में करेंगे, अभी तो हमको उनको बचाने का काम करना है। कभी कभी सरकारों का अहंकार इतना प्रबल हो जाता है कि उनके खत्म होने के बाद ही उनके दोषों का निराकरण हो सकता है। जैसे इमरजेंसी थी, इमरजेंसी जब तक चली कोई अपील कोई निवेदन काम नहीं आया, लेकिन जब गई तो पूरी तरह से गई। वैसे ये सरकार भी संवाद के दायरे से बाहर खड़ी है, और हम लोगों ने अहिंसक तरीके से आंदोलन किया, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला, पूरा नहीं निकला। और चुनाव में अगर सरकार बदल गई तो समाधान होगा, ऐसा राहुल गांधी वगैरह ने कहा है, जांच होगी। अगर चुनाव का नतीजा मौजूदा सत्ताधीशों के पक्ष में आया तो आंदोलन का दूसरा एक स्तर होगा, दूसरी चुनौती होगी, फिर शायद सत्याग्रह करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, तब की परिस्थितियाँ। लेकिन जैसा आपने अभी नोटिस किया, कोई ये नहीं कहेगा कि विरोध नहीं हुआ, कोई ये नहीं कहेगा कि चुप्पी रही, और सब कहेंगे कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रतिरोध हुआ, मई से लेकर के अभी तक चलता रहा, और हमने अपने तरीके से अपने को तो जोड़ा ही, औरों को भी जोड़ने का काम किया। तो सर्व सेवा संघ का दरवाज़ा इस समय खुल गया, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी का दरवाज़ा खुल गया, और एक नया मंच बना है राष्ट्रीय स्तर का लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान, यानी
राष्ट्र निर्माण का अभियान चलाना है, लेकिन वो लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, लोकतंत्र विरोधी राष्ट्र लोकतंत्र विरोधी भी हो सकता है। हिटलर का राष्ट्र था, बड़ा मजबूत राष्ट्र था, लेकिन वो लोकतंत्र विरोधी था। तो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान आगे जारी रहेगा ऐसा लगता है, चाहे सरकार बदले या न बदले। लेकिन अभी की बात तो यही है कि ये सरकार डरती है और पुलिस को आगे करती है। पुलिस के बल पर किसी विचार को विजय नहीं मिली है, चाहे वो हिटलर का विचार हो और चाहे मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान का। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन के तरीके अपने समय में पहली बार प्रयुक्त किए थे। आगे बढ़ते हैं तो कुछ प्रयोग मतलब वही रखे गए, कुछ बदले भी गए, जैसे नए नारे भी गढ़े गए। समाजवादी अगर हम विचारधारा में देखें तो उसमें भी कई सारे नारे उस दौर में आते हैं। 74 के बाद या इसके बाद जो आंदोलन आए, क्या इन आंदोलनों की असफलता से जो सड़क है उसकी ताकत कम हुई थी या बढ़ी? नहीं, आपको कहना बिल्कुल ठीक है। इस समय हम पूंजीवाद और संसदवाद दो के पाटों में फंस गए हैं। गांधी न पूंजीवाद के समर्थक थे न संसदवाद के समर्थक। चुनाव के वो समर्थक थे, लेकिन चुनाव को रचनात्मक कार्यक्रम से नीचे का काम मानते थे। बिना रचनात्मक काम को किए हुए आप जनशक्ति का निर्माण नहीं कर सकते। बिना लोक शक्ति के सत्याग्रह का काम करना, गांधी जी ने खुद लिखा कि एक पंगु हाथ लकवाग्रस्त हाथ से चम्मच उठाने जैसा है। तो जो हम लोगों ने आंदोलन किया, अन्ना आंदोलन में भी कुछ रचनात्मक कार्य की सुगंध थी, क्योंकि वो रालेगांव सिद्धि में बैठ करके एक गांव को पुनर्निर्मित कर सके थे। अभी सर्वोदय के लोगों को अपने रचनात्मक कार्य से जो पूंजी उन्होंने बनाई है पिछले 75 साल में, उसको दांव पर लगाने की जरूरत है। और जो गैर सर्वोदयी लोग हैं उनको आंदोलन के समानांतर रचनात्मक काम करने की जरूरत है। तभी किसी इलाके में, किसी कस्बे में, किसी गांव में आपकी जड़ें जमेंगी। जहाँ तक स्वाधीनोत्तर राजनीति का सवाल है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जयप्रकाश आंदोलन आखिरी सफल प्रयोग है। हालांकि उसमें भी असफलता के दौर आए, लेकिन जयप्रकाश ने अपनी सूझबूझ और अपने अनुभव से आंदोलन की शक्ति और चुनाव की शक्ति को जोड़ा। आंदोलन को चुनाव की तरफ मोड़ा और चुनाव को आंदोलन की तरफ मोड़ा, तो चुनाव एक आंदोलन बन गया। ऐसे ही अन्ना आंदोलन में भी चुनाव एक आंदोलन, जहाँ हम लोग को अच्छे वोट मिले, जैसे हमारी लोकसभा में, वहाँ पर मुझे किसी तरह का कोई तनाव नहीं था, क्योंकि आंदोलन के नाते लोग जुड़े थे और एक चाय का प्याला भी वो हमसे अपेक्षा नहीं करते थे। विश्वनाथ प्रताप जी के ज़माने में भी जो अन्ना वो आरक्षण विरोधी आंदोलन हो, उसमें भी आंदोलन हुआ, उसकी प्रतिक्रिया हुई, लेकिन हिंसा न्यूनतम हुई। हिंसा हुई तो वो जो लड़का था दिल्ली विश्वविद्यालय गोस्वामी, उसने अपना आत्मदाह किया। उसने सरकार का, अब 2000 के आगे किसानों का आंदोलन एक बड़ा चमकीला उदाहरण है, जहाँ 1 साल आंदोलन चला, हर तरह की हरकत हुई, लेकिन किसानों ने हिंसा नहीं की। लेकिन सरकार की तरफ से वादा खिलाफी हो रही, तो सरकार आग से खेल रही है। अगर आपने शांतिपूर्ण तरीकों को, उसकी वैधता को इनकार किया, तो अशांतिपूर्ण तरीके आगे आ जाएंगे। जब अशांतिपूर्ण तरीके आ जाएंगे तो हथियार आपके आधार बनेंगे। और ये मिट्टी के पुतले हैं, ये जो CRPF है, PAC है, जो हाथ में बंदूक तो है, लेकिन अगर जनता की ताकत आपके पीछे नहीं है तो अच्छा है कि आप सरकार छोड़ दें, किसी और को सरकार चला दें, फिर जनता की मदद से सरकार में आ जाए। तो अभी तो एक गतिरोध है, लोकतंत्र कसौटी पर है। आपका एक समय था जब एक पोस्टकार्ड डाल दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस भगवती उसको PIL मान करके सरकार को नोटिस जारी करते थे। आज तो आप दर्जनों वकीलों को खड़ा कर दीजिए और कहिए कि इस अध्यादेश को हम चुनौती देना चाहते हैं, इस नियम को हम बदलना चाहते हैं। अदालत ही 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक तारीख नहीं देती है। तो जब न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा, कार्यपालिका संवाद नहीं करेगी, विधायिका काम नहीं करेगी, तो फिर संसदीय लोकतंत्र तो ठहर गया ना। लेकिन संसदीय लोकतंत्र हमारी आखिरी सीढ़ी नहीं है। लोग फिर छलांग मार करके दूसरी तरफ जाएंगे, और वो मुझे बहुत भयानक लगता है। सेना की तानाशाही, मुट्ठी भर उद्योगपतियों की तानाशाही, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगा करके नफरत की सियासत। राज तो चलता रहेगा। हिटलर का राज तो 6 साल चला, मुसोलिनी का राज चला। तो मैं इसको बहुत खतरनाक क्षण मानता हूँ।
इसीलिए हमको बोलना है, जितना बोलें शायद कहीं पुकार का कोई असर हो। सर आपने हम लोगों से बात की, हम यही शुक्रगुजार हैं। आपको बहुत परेशान किया, लेकिन जिज्ञासाएं ये काफ़ी समय से हम लोगों को विचलित कर रही थी कि आपसे बहुत सारी बातें जानना है, बहुत सारे भ्रम जो फैलाए गए हैं उनका दूसरा पक्ष क्या है उसको भी जानना है। सर हम लोग जल्दी ही किसी मोड़ पर मिलेंगे और फिर आपसे कुछ नए विचार जानने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया। नहीं, आपका ये प्रयास बहुत शुभ है। संवाद और जो पिछला ताज़ा इतिहास है उसको जाने बगैर नया भविष्य गढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, और ताज़ा इतिहास में सफलता दोनों है, और आपने दोनों को बड़े धीरज संयम से सुना, और मुझे भी अपनी स्मृतियों के संसार में जाने का मौका मिला। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद।